CH1, Need Your Love Heart। सुबह का वक्त, शिमला। द ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल, शिमला के टॉप 5 स्कूल में से एक। इस स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस से इस वक्त एक एजेड आदमी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, आखिर मैं क्या करूं तुम्हारा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो आदमी बिजनेस सूट में था और वो अपने सामने खड़ी एक लगभग 16 साल की स्कूल ड्रेस में लड़की को देखकर गुस्से से चिल्ला रहा था। तो वही वो लड़की जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच थी और उसके बाल कली थे जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, लेकिन उसने अपने बालों का आधा बन बनाया था तो आधे बिखरे हुए थे। वो लड़की काफी रिलैक्स लग रही थी, जैसे उसे सामने मौजूद इंसान के चिल्लाने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वही वो इंसान उस लड़की को गुस्से से देखते हुए आगे बोला, दिल तुम मेरी बात आखिर कब समझोगी? तुम्हारा इस बार बोर्ड एग्जाम था और तुम अपने बोर्ड एग्जाम में ही इतने कम परसेंटेज लेकर आई। मैंने तुम्हारे पीछे इतने पैसे वेस्ट कर दिए, तुम्हारे लिए मैंने कितनी सारी कोचिंग लगवाई, मैंने यहाँ के टॉप टीचर से तुम्हें ट्यूशन दिलवाया, लेकिन फिर भी तुम बोर्ड एग्जाम में सिर्फ सी ग्रेड से पास हुई हो। शेम ऑन यू। तुमने मित्तल खानदान का नाम डुबा दिया। मित्तल खानदान का जिक्र आते ही वो लड़की जो अभी तक काफी रिलैक्स लग रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अपनी गुस्से से भरी नजरों से सामने खड़े मित्तल अंपायर के सीईओ और अपने डैड मल्हार मित्तल को गुस्से से देखते हुए बोली, डैड, खानदान की धमकी आप अपनी बड़ी बेटी को दीजिएगा जो आपकी इन सब बातों में हाँ में हाँ मिलती हैं। मैं दिल मित्तल हूँ, आपकी इन सभी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, और अगर आपको इतनी ही शर्म आ रही है मेरे कम परसेंटेज लाने से, तो आप मुझे घर से निकाल क्यों नहीं देते? कह दीजिए सबके सामने कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आपका भी काम इजी हो जाएगा और मुझे भी आप सबके ताने रोज रोज सुनने को नहीं मिलेंगे। तभी मल्हार मित्तल आगे बढ़ा और उसने एक चांटा दिल के गाल पर मार दिया। दिल की मुठ्ठियां कसकर बंद हो गई और उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया, लेकिन दिल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस चुपचाप उसी तरह खड़ी रही। स्कूल का प्रिंसिपल ये देख तुरंत हड़बड़ी के साथ बोला, मिस्टर मित्तल, आई डोंट थिंक सो कि स्कूल में ये सब कुछ करना ठीक है। अगर आप सब शांति से बात करना चाहे तो आप यहाँ रहकर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ऐसे हाथ उठाना ठीक नहीं है। मल्हार गुस्से से प्रिंसिपल को देखते हुए बोला, प्रिंसिपल, तुम मुझे ना सिखाओ तो बेहतर होगा। मैंने इसकी पढ़ाई में इतने पैसे फूके हैं और अब मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है सिर्फ सी ग्रेड से पास। इससे अच्छा तो मैं इसे पढ़ाता ही ना, कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। सभी के माँ बाप आज कितने खुश हैं। कितने सारे बच्चों ने टॉप किया है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे इस जैसी बेटी मिली जो बेटी के नाम पर ही धब्बा है। ये सुन दिल गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हाँ, एक मैं ही तो खराब हूँ, एक मैं ही तो कलंक हूँ आपके लिए। बाकी आपकी बड़ी बेटी तो आपके लिए किसी डायमंड से कम नहीं है। अगर डैड मैं आपकी आंखों में इतनी खटकती हूँ तो आप मुझे अपने घर में रख ही क्यों रहे हैं? मुझे घर से निकाल दीजिए या फिर मैं खुद ही इस घर से भाग जाती हूँ। सारी टेंशन और ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही दिल ने ये कहा, मल्हार गुस्से से भड़कते हुए बोला, दिल, अगर अब तुमने अपनी जुबान से ये बात बाहर निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने जितनी छूट तुम्हें दी है वो सारी की सारी तुमसे छीन भी सकता हूँ। दिल गुस्से से स्माइल करते हुए बोली, यू नो वॉट डैड, आप इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। आपको सिर्फ अपनी बड़ी बेटी से प्यार है और आप उसी के लिए ये झूठी केयर दिखाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे आपके ना तो प्यार की जरूरत है और ना ही आपकी केयर की, और जहाँ बात रही मेरे कम परसेंटेज की, तो मुझसे और पढ़ाई नहीं होगी। मेरा जो सपना है मुझे उसे पूरा करना है। मैं जबरदस्ती ना तो आपके बिजनेस को संभालना चाहती हूँ और ना ही आपके सो कॉल्ड खानदान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। ये कह दिल अपने बैग को लेकर गुस्से से वहां से जाने लगी, लेकिन तभी मल्हार अपनी ठंडी आवाज में बोला, दिल, मैं तुम्हें कभी दुनिया वालों के सामने खुद को शो ऑफ करने नहीं दूंगा। फिर इसके लिए तुम चाहे मुझसे नफरत ही क्यों ना करो।
ये सुनते ही दिल ने कसकर अपने दांत पीस लिए और गुस्से से बोली, और आप भी एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए। मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ और अब मैं एक एडल्ट हूँ। अब मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगी। बहुत टॉलरेट कर लिया मैंने आप लोगों का गुस्सा और ताने को, लेकिन अब दिल मित्तल आप सबकी एक नहीं सुनेगी। देखना बहुत जल्द मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और फिर ना तो आप मुझे पकड़ पाओगे और ना ही कोई और। ये कह दिल गुस्से से वहां से चली गई। वही मल्हार ने उसे जाते देख कुछ कहना चाहा लेकिन दिल वहां से निकल गई। मल्हार ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। इधर दिल ने अपने बैग को गुस्से से जमीन पर पटक दिया और सीधे स्कूल से बाहर निकल गई। दिल की बड़ी बड़ी गोल्डन आइस में इस वक्त आंसू भरे हुए थे और वो गुस्से के साथ स्कूल के बाहर एरिया में बने एक पार्क में गई और वो चुपचाप बेंच पर बैठकर सामने की ओर घूरने लगी। गुस्से से उसकी आंखें भरी हुई थी और वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, आई हेट यू डैड। आई रियली रियली हेट यू। आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। आपको सिर्फ आपकी बड़ी बेटी से प्यार है, वही आपके लिए आपकी दुनिया है। आपकी छोटी बेटी तो कभी आपके लिए मायने नहीं रखती है। आप सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं दुनिया वालों के सामने कि आपको मेरी फिक्र है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कभी मेरी फिक्र नहीं थी। जब मॉम थी मेरे साथ तब भी आप मेरी फिक्र नहीं करते थे और सिर्फ अपनी बड़ी बेटी को मानते थे, और अब जब मॉम हमारे बीच नहीं है तब तो आप मुझे ठीक से देखते ही नहीं। फिक्र तो दूर की बात है। मैं आपसे हमेशा जिंदगी भर नफरत करूंगी और एक दिन आपसे दूर भाग जाऊंगी। ये कहते हुए दिल ने अपना सिर नीचे झुकाया और वो चुपचाप उसी तरह अपना मुंह झुकाकर बैठी रही। उसे अभी वहां बैठे कुछ 15 मिनट बीते थे कि तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे उसे कोई घूर रहा हो और उसके पास आकर बैठ गया हो। दिल ने तुरंत झटके के साथ अपना सिर ऊपर उठाया और अपने साइड में देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने साइड में बैठे एक लगभग 11 साल के छोटे से लड़के पर गई, तो दिल बस एक टक उस लड़के को घूर कर देखने लगी। वो लड़का अपनी गहरी नीली आंखों से दिल को ही देखे जा रहा था। छोटे से लड़के के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और वो बस दिल को लगातार घूर ही रहा था। दिल भी उसे एक टक देखने लगी और फिर तभी उस लड़के ने अपने पॉकेट से एक हैंकी निकाला और उसे दिल की तरफ बढ़ा दिया। अचानक से उस रुमाल को देख दिल ने गुस्से से कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली बैठने के लिए। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ यहाँ से। ये कहकर उसने उस छोटे बच्चे से अपना मुंह फेर लिया। वही वो लड़का जो रुमाल को दिल की तरह बढ़ा रहा था, लेकिन दिल की ऐसी बात सुनकर उसने चुपचाप उस रुमाल को पीछे खींच लिया और वो बस वापस फिर से दिल को उसी तरह घूरने लगा। दिल जिसे लगा था कि वो लड़का उसके डांटने से चला जाएगा, लेकिन वो बच्चा अभी भी उसी तरह उसके पास बैठा रहा। ये देख दिल अपने दांत पीसते हुए बोली, क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा मूड अभी बहुत खराब है और मैं तुम्हें पीट दूंगी अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो। दिल की गुस्से भरी आवाज सुन वो लड़का एक सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और फिर उसने अपना सिर चुपचाप नीचे झुका लिया। ये देख दिल अपने चिढ़ते हुए बोली, ओह गॉड, आज का दिन मेरे लिए इतना खराब है कि मुझे सभी के सभी इरिटेटिंग मिल रहे हैं। ये बच्चा पता नहीं कहां से यहाँ चला आया। आखिर इसके मॉम डैड कहाँ है? ये कहते हुए दिल अपने आसपास देखने लगी, लेकिन वहां अभी दोपहर का वक्त था, इसलिए ज्यादा कोई फैमिली या बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। ये देख दिल ने फिर उस लड़के को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। उस बच्चे ने काफी ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे। दिल मित्तल खानदान से बिलोंग करती थी, इसलिए उसे ब्रांड से रिलेटेड बातें अच्छे से पता थी। दिल उस लड़के को ध्यान से देखते हुए बोली, तुम कौन हो? और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या तुम स्कूल से भागकर यहाँ आए हो? लेकिन तुम स्कूल ड्रेस में नहीं हो तो फिर तुम हो कौन? इस पर भी वो लड़का बिल्कुल चुप रहा। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये देख दिल गुस्से से बोली, क्या तुम बहरे के साथ साथ गूंगे भी हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और अगर कुछ नहीं बोलना तो निकल जाओ यहाँ से,
मेरे आसपास भी मत आओ। इस वक्त मुझे सिर्फ अकेला रहना है। लेकिन वो लड़का ये सुन वापस दिल की तरफ देखने लगा। ये देख दिल की भौहें तन गई और वो चिढ़कर बोली, ये दांत दिखाना बंद करो और कौन हो तुम। इस पर भी वो लड़का बिल्कुल चुप रहा। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये देख दिल गुस्से से बोली, क्या तुम बहरे के साथ साथ गूंगे भी हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और अगर कुछ नहीं बोलना तो निकल जाओ यहाँ से, मेरे आसपास भी मत आओ। इस वक्त मुझे सिर्फ अकेला रहना है। लेकिन वो लड़का ये सुन वापस दिल की तरफ देखने लगा। ये देख दिल की भौहें तन गई और वो चिढ़कर बोली, ये दांत दिखाना बंद करो और कौन हो तुम। वो लड़का फिर से चुप हो गया और अपना सिर नीचे झुका लिया। दिल को अब बहुत इरिटेटिंग लगा। वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और उस बच्चे का हाथ पकड़ते हुए बोली, देखो बच्चे, मेरा दिमाग इस वक्त सच में बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हारा ये चुप रहना मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। मैं एक नंबर की टॉकेटिव लड़की हूँ और अगर कोई मेरे सामने इस तरह चुप रहता है तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। ये कह दिल ने उस बच्चे को खुद से दूर कर दिया और फिर वो पूरे बेंच पर फेल कर बैठ गई। वही वो बच्चा अब खड़ा चुपचाप दिल को देखने लगा, लेकिन वो वहां से कहीं गया नहीं। ये देख दिल को अब कुछ समझ नहीं आया और वो खुद से बोली, ये लड़का कितना अजीब है। ये ना तो कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा है और ये इस एरिया में भी मुझे नया लग रहा है। आखिर ये है कौन? ये कहते हुए दिल ने आसपास देखा। वो लड़का काफी हैंडसम और क्यूट लग रहा था और वो एक्सप्रेशन लेस भी नजर आ रहा था। दिल को वो आसपास के एरिया का नहीं लग रहा था। इस वजह से वो वापस से उस लड़के से सवाल करते हुए बोली, ए बच्चे, कौन हो तुम? और क्या तुम अपने घर से भाग कर आए हो या फिर तुम अपने रिलेटिव्स के यहाँ आए हो? देखो सच सच बताओ, अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। लेकिन इस तरह मेरे आगे चुप मत रहो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा सकती हूँ। दिल ने जब ये कहा तो वो लड़का दिल को घूर कर देखने लगा। दिल ने उसे वापस कुछ ना कहते देख अपने दांत पीस लिए और उसे इग्नोर करते हुए बोली, भाड़ में जाओ तुम सभी के सभी। मेरा दिमाग ही खराब करते हैं। वैसे भी मेरा मूड ऑफ है और मैं तुम जैसे छोटे बच्चे को पैम्पर करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ये कह दिल ने अपना टैब निकाला और वो टैब में गेम खेलने लगी। वो लड़का दिल को एकटक देखते हुए वापस से उसके पास आकर बैठ गया। दिल अब गुस्से से भड़कते हुए बोली, तुम फिर से मेरे पास आ गए। आखिर तुम हो कौन? और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इसके जवाब में उस लड़के ने सिर्फ अपना सिर नीचे झुका लिया। दिल ने अब आप अपने दांत पीस लिए और उसे इग्नोर करते हुए खुद से बोली, इनफ। ये लड़का बहुत इरिटेटिंग है, पता नहीं खुद को कौन सा 30 मार खान समझता है। पहले तो खुद मेरे पास आकर बैठ गया और अब एटीट्यूड ऐसे दिख रहा है जैसे मैं मरी जा रही हूँ उससे बात करने के लिए। आजकल के छोटे बच्चों के अंदर भी बहुत ईगो आ गया है। ये कहते हुए दिल वापस से अपना गेम खेलने लगी और अब उसने उस बच्चे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन तभी दिल को एहसास हुआ कि वो लड़का उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा है। ये महसूस करते ही दिल ने तुरंत गुस्से से उस लड़के को घूरा तो दिल की गोल्डन आइज उस लड़के की नीली आंखों से मिली और दिल बस एकटक उसे घूरती रही। तभी उस लड़के ने दिल के चेहरे को ध्यान से देखते हुए आखिर में अपनी पॉकेट से एक नोट और पेन निकाला और उस पर कुछ लिखकर दिल के आगे कर दिया। दिल ना समझी में उस नोट को देखने लगी और जैसे ही उसने उसमें लिखे शब्दों को पढ़ा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो तुरंत अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने भी हिट नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। दिल उस नोट को देखकर बोल रही थी, जिसमें उस बच्चे ने लिखा था कि क्या तुम्हें किसी ने हिट किया? क्योंकि इस वक्त दिल के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, जो कुछ देर पहले मल्हार ने उसे थप्पड़ मारा था। दिल का मूड वापस से खराब हो गया। वो अब चिढ़कर बोली, क्या तुम बोलकर ये बात नहीं कर सकते थे?
ये नोट में लिखना जरूरी था। ये सुन उस लड़के ने दिल को कुछ सेकंड तक घूरा और फिर वापस से नोट में कुछ लिखकर दिल के आगे कर दिया। दिल ने जब उसे पढ़ा तो वो चिढ़ गई और बोली, तो तुम्हें बात करना पसंद नहीं है इसलिए तुम मुझसे अब नोट में बात करोगे। उस लड़के ने वापस से नोट में लिखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। दिल अब फ्रस्ट्रेटेड हो गई और दूसरे ही पल चिल्लाई, तुम एक नंबर के गधे हो और मैं तुम्हारे साथ अगर 1 मिनट और रही तो मैं भी गधी हो जाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से और अब मैं भी जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ये कह दिल वहां से उस बच्चे को इग्नोर करके जाने लगी। लेकिन तभी वो लड़का दिल के आगे आकर खड़ा हो गया और वो नोट में कुछ लिखने लगा। ये देख दिल को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस लड़के ने नोट आगे कर दिया। दिल ने उस नोट में पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है और ना ही मेरे पास कोई घर है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। ये पढ़ते ही दिल शॉक्ड होकर उस बच्चे को देखने लगी। CH2 I wanna live with you। दिल ने जब उस लड़के के दिए हुए नोट में ये पढ़ा तो वो शॉक्ड हो गई और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोली, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? दिखने में तो तुम किसी रईस घर से लग रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है और मैं तुम्हें अपने घर क्यों लेकर जाऊं? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम चुपचाप अपने घर जाओ। बच्चों को इस तरह घर से बाहर निकलना सही नहीं है। दिल ने उस बच्चे को घूर कर देखा और फिर वो वापस पार्क से बाहर जाने लगी। लेकिन जब वो चल रही थी उसे एहसास हुआ कि वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। ये देखकर दिल और भी ज्यादा परेशान हो गई और चिढ़कर बोली, हे यू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? मैंने कहा ना अपने पेरेंट्स के पास जाओ। तभी उस लड़के ने अपने नोट में वापस से कुछ लिखा और दिल की तरफ कर दिया। दिल ने जब दोबारा उस नोट में पढ़ा तो वो चिढ़कर बोली, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। तुम चुपचाप अपने घर जाओ और मुझे अपने घर जाने दो। दिल वापस से आगे बढ़ी लेकिन तभी उस लड़के ने अपने नोट में कुछ लिखा और दिल के आगे आते हुए उसे दिखाया। दिल ने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे अपने घर लेकर चलो। ये पढ़ दिल का दिमाग और भी खराब हो गया। वो गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए बोली, देखो बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है तुम रास्ता भटक गए हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तुम अभी के अभी घर चले जाओ वरना वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। इस पर उस बच्चे ने अपना सिर ना में हिला दिया और उसने वापस से कुछ लिखा और दिल की तरफ किया, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने साथ लेकर चलो। ये पढ़कर दिल और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम पक्का कहीं लापता हो गए हो। चलो मैं पुलिस अंकल के पास तुम्हें लेकर चलती हूँ, वो जरूर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंचा देंगे। ये कहकर दिल ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। वही जैसे ही दिल ने उसका हाथ पकड़ा वो लड़का एकटक दिल को गौर से देखने लगा। उस लड़के की नीली आंखें दिल को बहुत अजीब वाइब दिला रही थी। उसने कुछ सोचते हुए उस लड़के के हाथ को तुरंत छोड़ दिया। ये देख उस लड़के ने वापस से अपने चिट में कुछ लिखा और दिल के आगे बढ़ा दिया, तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो, मुझे अच्छा लग रहा है। ये पढ़ते ही दिल की आंखें बड़ी हो गई और वो घूर कर उसे देखते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं यहाँ तुम्हें पुलिस अंकल के पास लेकर चल रही हूँ और तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना है। चुपचाप चलो मेरे साथ। ये कह दिल उसे जबरदस्ती लेकर अपने स्कूल की तरफ बढ़ गई। वही वो बच्चा बस चुपचाप दिल को एकटक देखते हुए उसके साथ चले जा रहा था। दिल को महसूस हो रहा था कि वो लड़का उसे घूरे जा रहा है।
जिस वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसने खुद से कहा, पता नहीं ये कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई है। आज वैसे भी रिजल्ट की वजह से मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से इस बच्चे की भी टेंशन। अब जब तक मैं इसे इसके घर नहीं पहुंचा दूंगी तब तक मैं घर भी नहीं जा सकती। ओ गॉड, आजकल के पेरेंट्स बहुत लापरवाह हो गए हैं। अपने छोटे बच्चों को इस तरह कौन घर से बाहर छोड़ता है। अपना सिर नीचे झुका लिया। दिल चिढ़ते हुए बोली, मेरे पास खुद रहने के लिए घर नहीं है तो मैं तुम्हें कहां से रखूंगी। मेरी खुद की पेरेंट्स से नहीं बनती, मैंने उनसे लड़ाई कर ली है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने घर जा भी पाऊंगी, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही थी। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। दिल ने इस बार उस बच्चे को अच्छे से समझाया और फिर वो वहां से जाने लगी। लेकिन वो बच्चा वापस से दिल की तरफ जाने लगा। ये देख दिल अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तभी गार्ड आया और दिल से बोला, मैडम आप परेशान मत होइए। अगर ये आपके साथ जाना चाहता है तो आप इसे अपने साथ लेकर जाइए। बहुत जल्द हम इसके मॉम डैड के बारे में पता लगा लेंगे, फिर वो इसे आकर लेकर चले जाएंगे। दिल ने ये सुन गार्ड को घूरा और गुस्से से बोली, ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए समझे तुम, क्योंकि मैं इस म्यूट चाइल्ड को ज्यादा दिन तक अपने साथ नहीं रख सकती। गार्ड ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद दिल ने उस बच्चे को घूरा और बोली, ऑलराइट मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चल रही हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मॉम डैड मिल जाएंगे तुम वहां से चले जाओगे, ओके। इस पर उस लड़के के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई और उसने चिट में कुछ लिखा और दिल के आगे कर दिया, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। ये पढ़ते ही दिल उसको घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप। मैं तुम्हारे साथ 1 घंटे भी नहीं बिता सकती, सारी जिंदगी तो दूर की बात है। ये कह दिल आगे जाने लगी, लेकिन तभी उस बच्चे ने अपना हाथ दिल की तरफ बढ़ा दिया। ये देख दिल कुछ समझ नहीं पाई और ना समझी में बोली, अब ये हाथ किस लिए तुमने बढ़ाया है। ये सुन उस बच्चे ने वापस से चिट में कुछ लिखा और दिल के आगे कर दिया, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे अच्छा लगता है। ये पढ़ दिल चिढ़ते हुए बोली, ये क्या चाहता है मैं इसकी पैम्परिंग करूं। मुझे खुद पैम्परिंग की जरूरत है। पता नहीं ये बच्चा कहां से मेरी लाइफ में आ गया। एक बार इसके मॉम डैड मिल जाए फिर मैं उन्हें अच्छे से बताऊंगी, इस तरह का म्यूट साइलेंट बेटा कौन पैदा करता है। ये सुनते ही उस बच्चे की छोटी छोटी भौहें तन गई और वो दिल को घूर कर देखने लगा। तभी दिल जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ये सुन वो लड़का कुछ देर तक ऐसे ही चुप रहा। उसे कुछ रिएक्ट ना करते देख दिल वापस से उसे घूर कर बोली, अब ये मत कह देना कि तुम्हें तुम्हारा नाम भी नहीं पता, क्योंकि तुम मुझे बहुत रईस घर से लग रहे हो। तुम्हारे कपड़े तो मेरे कपड़ों से भी ज्यादा ब्रांडेड है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी फैमिली मेरे सो कॉल्ड डैड की फैमिली से भी बहुत ज्यादा रिच है। तो अब जल्द से जल्द बताओ कि कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है, तभी मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चलूंगी, वरना तुम भूल जाओ। ये सुनते ही उस लड़के ने अपना सिर तुरंत ना में हिला दिया और अपने चिट में कुछ लिखने लगा। ये देखकर दिल उस लड़के के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, गुड बॉय, अब जल्दी जल्दी अपना नाम बताओ। दिल बेसब्री से उस बच्चे के नाम का इंतजार करने लगी और फिर कुछ आधे मिनट के बाद उस बच्चे ने धीरे से अपना चिट दिल के आगे बढ़ा दिया और वही दिल ने जैसे ही उस चिट पर लिखे नाम को देखा, वो एक टक उस बच्चे को घूरने लगी और फिर धीरे से बोली, ओह तो तुम्हारा नाम मलंग अग्निहोत्री है। इसके जवाब में मलंग एक टक दिल को देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। CH3 आफ्टर 10 years। दिल ने मलंग अग्निहोत्री नाम पढ़ा तो वो एक टक उस बच्चे को देखने लगी जो उसे ही घूर रहा था। मलंग को देखकर दिल ने फिर मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे नाम में दम लग रहा है।
जरूर तुम काफी रिच फैमिली से हो। वेल जो भी हो, बहुत जल्द गार्ड अंकल तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लेंगे और फिर अपनी फैमिली के साथ चले जाना। लेकिन तब तक के लिए मुझे तुम्हें कहीं रखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। दिल कुछ सोचने लगी और मन में बोली, डैड से मैंने लड़ाई कर ली है और मैं अगर इस बच्चे के साथ घर गई तो डैड के साथ मेरी वो सो कॉल्ड मॉम भी मुझे बहुत सुनाएगी और मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। ये काफी छोटा है और उसके मॉम डैड भी पता नहीं कहाँ है। अगर मैंने इसे अकेला छोड़ा तो ये कहीं खो जाएगा। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके लिए। तभी दिल के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मलंग के हाथ को पकड़ते हुए बोली, लेट्स गो। मुझे पता चल गया कि तुम्हें कहाँ रखना है। ये सुन मलंग ने सिर्फ अपनी पलकें झपकाईं, तो वही दिल उसे लगभग खींचते हुए अपनी कार में लेकर आई। कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और दिल ड्राइवर से बोली, ड्राइवर अंकल आप तो मेरे सीक्रेट कीपर हो ना। ये सुन वो ड्राइवर मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बेटा आज बताओ तुम्हारे कौन से सीक्रेट को छुपाना है। दिल ने मलंग को घूरा और फिर बोली, इस बार आपको इस बच्चे का सीक्रेट डैड और मॉम से छुपाना है। फिलहाल के लिए ये बच्चा हमारे साथ घर जा रहा है, लेकिन मैंने प्लान किया है कि इस बच्चे को मैं बैकयार्ड में कुछ टाइम के लिए रखूंगी, जिससे कि मॉम डैड को पता ना चले और जब इसके पेरेंट्स मिल जाए तो ये वहां से चला जाए और इसी में मुझे आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि बिना आपके मैं कोई भी काम नहीं कर पाती। वो ड्राइवर मुस्कुरा दिया। ड्राइवर एज्ड था और दिल हमेशा उसके ज्यादा करीब रहती थी क्योंकि उसकी बहुत सारी उल जलूल हरकतों को वही ड्राइवर घर वालों से छुपा लिया करता था, इसलिए दिल भी ड्राइवर को बहुत ज्यादा मानती थी। वही ड्राइवर ने जब दिल की ये बात सुनी तो वो मलंग को ध्यान से देखने लगा। मलंग चुपचाप विंडो से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। मलंग को देखते हुए ड्राइवर ने पूछा, पर बेटा आपको ये बच्चा मिला कहाँ? दिल ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं गार्डन में बैठी हुई थी। पता नहीं ये बच्चा कहाँ से चलकर आ गया और तब से ये मेरे पीछे पड़ गया है और मुझे लगता है ये गूंगा है क्योंकि ये बोलता नहीं है और कोई बात होती है तो मुझसे लिखकर कहता है। ड्राइवर ये सुन हैरानी से मलंग को देखते हुए बोला, क्या इतना छोटा बच्चा इसी उम्र से गूंगा हो गया? मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं इसके माँ बाप बेचारे को कैसे पालते होंगे। दिल ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि ये गूंगा है। बस ये मेरे सामने ही नहीं बोल रहा है, ये शायद मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि दिल मित्तल खुद परेशानी का दूसरा नाम है। एक बार इसके मॉम डैड मिल जाए उसके बाद मैं इसे अच्छे से बताऊंगी। दिल की ये बात सुन ड्राइवर वापस से मलंग को ध्यान से देखने लगा और फिर बोला, ये दिखने में काफी अमीर खानदान का लग रहा है पर ये हमारे शिमला का नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं विदेश से आया है। ये सुन दिल घूरकर मलंग को देखने लगी। मलंग के बाल भूरे थे और उसकी आंखें नीली थी। उसकी स्किन भी बहुत ही ज्यादा फेयर थी, जिस वजह से ड्राइवर को मलंग किसी फॉरेनर की तरह लग रहा था। लेकिन वही दिल ने चिढ़कर कहा, ये चाहे इंडियन हो या फॉरेनर लेकिन ये गूंगा ही है, कुछ बोलता ही नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसके मॉम डैड मिल जाए, मेरा इससे पीछा छूटे। ये सुन ड्राइवर ने फिर कुछ सोचा और बोला, वैसे क्या इसने अपने मॉम डैड के बारे में कुछ बताया? दिल खामोश हो गई और फिर कुछ देर बाद बोली, मैंने इससे उनके बारे में पूछा ही नहीं। ये सुनकर ड्राइवर बोला, हाँ तो तुम पहले इसके मॉम डैड के बारे में इससे पूछो। जब इसे अपना नाम पता हो सकता है तो क्या अपने मॉम डैड के बारे में नहीं पता होगा? आई एम श्योर हमें इससे कुछ हेल्प हो जाएगी। ये सुन दिल मलंग को घूरते हुए बोली, हे बॉय लुक एट हियर। ये सुन मलंग ने अपना सिर घुमाया और वो दिल को एकटक देखने लगा। मलंग की नीली आंखें जब दिल की आंखों से टकराई तो उसे बहुत अजीब सा एहसास हुआ और उसने मलंग से अपना आई कांटेक्ट तोड़ते हुए दूसरी तरफ देखकर कहा, तुमने अपना नाम तो बता दिया,
पर अपनी फैमिली मेंबर्स का नाम बताया ही नहीं। तुम्हारे मॉम डैड कौन है? उनका नाम क्या है? अगर तुम्हें इतना पता होगा तो हम बहुत जल्द तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे, इसलिए हमें अपने मॉम डैड का नाम बताओ। जैसे ही मलंग ने ये सुना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो गुस्से से विंडो से बाहर देखने लगा। वही दिल उसे इस तरह इग्नोर करते देख चिढ़ते हुए बोली, ए बच्चे, यहाँ मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। साफ साफ बताओ तुम्हारे मॉम डैड कौन है? क्या नाम है उनका? तभी मलंग ने चिट में कुछ लिखा और उसे दिल के आगे कर दिया, मेरे कोई मॉम डैड नहीं है। मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्रॉमिस करो तुम मुझे खुद से दूर कभी नहीं भेजोगी। जैसे ही दिल ने ये पढ़ा वो शॉक्ड हो गई और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में तुम्हारे मॉम डैड नहीं है? मलंग ने बस अपना सिर हिला दिया। ये देखकर दिल मन ही मन बोली, ओह नो, मैं बिना पेरेंट्स के बच्चे के साथ कितना बुरा ट्रीट कर रही थी। बेचारा मलंग क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो हेल्प करने की बजाय इतना ज्यादा टॉर्चर कर देती है। तभी कुछ ही देर में ड्राइवर ने अपनी कार मित्तल हाउस के बाहर रोकी। मित्तल हाउस को देख दिल ने जल्दी से मलंग से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने मॉम डैड से लड़ाई की हुई है, इसलिए मैं घर में तुम्हें उनके सामने नहीं लेकर जा सकती। अगर मैं तुम्हें उनके सामने लेकर गई तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, इसलिए मैं तुम्हें इस घर के बैकयार्ड में लेकर चल रही हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम वही रहना। मैं तुमसे मिलने आया करूंगी, बाकी कल तक तुम्हारे मॉम डैड मिल जाएंगे और फिर तुम यहाँ से चले जाना। होप यू अंडरस्टैंड। मलंग दिल की ये सारी बातें सुन कुछ देर रुका और फिर चिट में लिखकर दिल के आगे कर दिया, मुझे तुम्हारे मॉम डैड से मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम उनसे मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकती हो। ये पढ़ते ही दिल का मुंह बन गया और वो मलंग को घूरते हुए बोली, इतने छोटे हो पर बहुत दिमाग लगाते हो। तुम्हें मेरे मॉम डैड से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ नहीं रखने वाली। मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि कल तक तुम्हारे मॉम डैड मिल जाएंगे, इसलिए ज्यादा सपने मत देखो और जहां मैं चल रही हूँ चुपचाप वहीं चलो। पर लिखे शब्दों को पढ़ा, वो मुंह बनाते हुए बोली, देखो मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम परेशान मत हो। मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राइवर अंकल भी इसी बैकयार्ड में रहते हैं। तुम्हें बोरिंग भी फील नहीं होगा। अब मुझे जाने दो। ये कह कर दिल वहां से निकल गई। वही मलंग बस एक टक दिल को जाते हुए देखता रहा। इधर दिल जब मित्तल हाउस में आई तब वो लिविंग एरिया में गई तो उसे वहां पर न्यूज चलने की आवाज सुनाई देने लगी। दिल उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसे न्यूज से कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर उसके कदम अपनी जगह रुक गए और वो फिर लिविंग एरिया तरफ बढ़ गई। वहां इस वक्त सोफे पर मल्हार मित्तल अपनी बीवी शोभा मित्तल के साथ बैठे हुए थे और न्यूज देख रहे थे। दिल गौर से न्यूज देखने लगी, जहां पर कुछ इस तरह की न्यूज चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, अग्निहोत्री अंपायर जो कि दुनिया की टॉप 10 कंपनी में शामिल है, उस अंपायर के सबसे छोटे बेटे इस वक्त लापता है। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहां पर है और किसके साथ है। अग्निहोत्री एम्पायर के चेयरमैन विशेष अग्निहोत्री इस वक्त अपने पोते को ढूंढने के लिए जमीन और आसमान एक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका पोता नहीं मिला है। अपने पोते के मिलने पर उन्होंने इनाम भी रखा हुआ है। जो उनका पोता उन्हें ढूंढ कर देगा उसे 100 करोड़ दिया जाएगा। और इस वक्त सभी अग्निहोत्री एम्पायर के छोटे बेटे को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। ये कहते हुए दिल तुरंत रोड साइड जाने लगी। वही ड्राइवर दिल को इतना परेशान होते देख वो भी उसके पीछे पीछे बढ़ गया। इधर दिल अब चारों तरफ मलंग को ढूंढ रही थी, लेकिन मलंग का कोई भी नामो निशान नहीं था। दिल को एहसास नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। मलंग के नाम मिलने से अब तक शाम भी हो गई थी, लेकिन मलंग का कोई अता पता नहीं था। दिल आखिर में वही रोड पर ही घुटनों के बल बैठ गई और नम आवाज में बोली, वो बच्चा कहाँ चला गया?
वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? पता नहीं मैं उससे अब दोबारा कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन वो जो भी था, मैं उससे एक बार जरूर मिलना चाहती हूँ। आई होप वो जहाँ हो बिल्कुल ठीक हो। दिल जो रोड पर बैठी ये सब कह रही थी। क्योंकि वो बहुत झल्ला चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। तभी एक कार जो तेजी से रोड पर चल रही थी, उसने आकर जोरों से दिल को टक्कर मार दी। दिल संभल नहीं पाई और सीधे रोड के दूसरे साइड फेंका गई। ड्राइवर जो उसके पीछे था, ये देखकर जोर से चिल्लाया, दिल बेटा। वही दिल का पूरा खून रोड पर ही बिखर गया और उसकी आंखें बंद हो गई। 10 साल बाद अंडरस्कोर शो योर लव हार्ट। CH4 अभी तड़पना होगा तुम्हें हार्ट। 10 साल बाद रात का वक्त, मुंबई ताज होटल। इस वक्त ताज होटल के बाहर कई सारे न्यूज रिपोर्टर और मीडिया वाले मौजूद थे, जो आज उस होटल में होने वाले अवार्ड फंक्शन के लिए आए हुए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की फोटोज क्लिक कर रहे थे और उनकी न्यूज कवर अप कर रहे थे। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी और उस कार से सबसे पहले एक लड़की बाहर निकली, जिसने तुरंत पीछे का गेट खोला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उस लड़की को देखते ही सभी मीडिया वाले उसके आसपास आ गए और उससे सवाल करते हुए बोले, मिस कायरा, क्या आपको लगता है कि इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपको मिलेगा? कायरा माथुर फिल्म इंडस्ट्रीज की जानी मानी एक्टर थी, जो आज के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। उसके चेहरे पर इस वक्त अलग ही घमंड था और वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप सभी को मेरे अलावा इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई और नजर आ रहा है जो इस अवार्ड का हकदार हो? इसके जवाब में एक मीडिया वाले ने वापस से कहा, लेकिन इस अवार्ड के लिए 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें से पहले आप हैं, और जो दूसरी एक्ट्रेस है उन्होंने भी इन बीते 5 सालों में अपना बेस्ट दिया है। मुझे लगता है कि आपका कंपटीशन उन दोनों में से एक एक्ट्रेस के साथ काफी ज्यादा है, आपको उसे खुद से कम नहीं समझना चाहिए। उस एक्ट्रेस का जिक्र आते ही कायरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो गुस्से से उस मीडिया वाले को देखते हुए बोली, इस पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ कायरा माथुर का नाम चलता है। हर ईयर मेरी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाती है, इसलिए मेरा उससे कोई मुकाबला ही नहीं है और बहुत जल्द मैं अपने हाथों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेकर आप सबके सामने इंटरव्यू दूंगी। ये कहकर कायरा घमंड से मुस्कुराते हुए अपनी असिस्टेंट के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। वहीं कुछ देर बीत गया और फिर तभी एक वाइट कलर की कार उस होटल के बाहर आकर रुकी। मीडिया एक बार फिर से उस कार के आगे पीछे लग गई और फिर उस कार से ड्राइवर बाहर निकला। उसने बैक सीट का डोर ओपन किया और बैक सीट से 10 सेंटीमीटर की हील पहने एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की ने ब्लैक कलर की स्लिम ड्रेस पहन रखी थी, जिसके साथ उसके कली हेयर उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उस लड़की की बड़ी बड़ी गोल्डन आइज इस वक्त चारों तरफ घूर रही थी। तभी उस लड़की की असिस्टेंट भी कार से बाहर निकली और उस लड़की के पास आते हुए बोली, मैम हम अपने टाइम पर यहाँ पहुँच गए। इसके जवाब में वो लड़की चारों तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए बिना कोई रिएक्शन दिए बोली, अगर इस बार नॉमिनेट होने के बाद भी मुझे अवार्ड नहीं मिला तो मैं उस कंपनी पर केस कर दूंगी। ये सुनते ही असिस्टेंट हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, मैम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपने इन 5 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है तो आई एम श्योर आपको जरूर अवार्ड मिलेगा। आप गलत रास्ते को अपना कर क्यों ये अवार्ड पाना चाहती हैं? इसके जवाब में वो लड़की अपने बालों को स्टाइल में पीछे करते हुए बोली, दिल मित्तल कोई भी गलत काम नहीं करती। वो जो गलत काम करती है वो अपने आप सही हो जाता है, इसलिए ये अवार्ड आज मुझे ही मिलना चाहिए। ये कहते हुए दिल स्माइल के साथ होटल के अंदर जाने लगी। लेकिन तभी मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। दिल मीडिया वालों को घूरते हुए बोली, मैं अवार्ड लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम सभी को अपना इंटरव्यू दूंगी। दिल के कॉन्फिडेंट को देखकर मीडिया वालों ने कहा, मैम अभी आपको इंडस्ट्री में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री में आते ही आपने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया।
मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग लाजवाब है और आपकी एक्टिंग को देखते हुए हमें यही उम्मीद है कि ये अवार्ड आप ही जीतेंगी। ये सुनकर दिल मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स मुझे भी खुद पर पूरा यकीन है कि आज का ये अवार्ड मैं ही जीतूंगी। सो जस्ट वेट, मैं अवार्ड लेकर आई। ये कहकर दिल मुस्कुराते हुए तारा के साथ अंदर बढ़ गई। अंदर हॉल में इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस वहां मौजूद थे, जिन्हें आज अवार्ड फंक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया था। अंदर स्टेज पर इस वक्त होस्ट माइक लेकर खड़ा था और वो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब यहाँ आए उसके लिए सभी को शुक्रिया, और अब जब सभी यहाँ आ चुके हैं तो ये अवार्ड फंक्शन शुरू किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अवार्ड फंक्शन बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस को दिया जा रहा है, जिसके लिए कुछ चुनिंदा एक्टर एक्ट्रेस को नॉमिनेट भी किया गया है, जिसे ऑडियंस का काफी ज्यादा प्यार मिला है, और अब ऑडियंस के वोट के हिसाब से ही ये अवार्ड सेरेमनी रखी गई है और सबसे पहले हम एक्टर के अवार्ड को अनाउंस करेंगे। ये कहते हुए होस्ट ने सीनियर एक्ट्रेस को स्टेज पर बुलाया और फिर उस सीनियर एक्टर ने माइक में मुस्कुराते हुए कहा, सो बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड गोस टू सान्याल मेहरा। सान्याल मेहरा का नाम सुनते ही सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे और वहां मौजूद कुछ लोग हूटिंग भी करने लगे। वही वीआईपी एरिया में बैठा सान्याल मेहरा, जो कि बेस्ट एक्टर में से एक था, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो अपनी जगह से उठते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा। उसने उस एक्ट्रेस से अपना अवार्ड लिया और सभी की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच मुझे इस अवार्ड के लायक समझने के लिए। सभी एक बार फिर से जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सान्याल काफी हैंडसम और हार्डवर्किंग था। वो स्टेज से उतरते वक्त सिर्फ एक लड़की को ही देख रहा था, जो उसे भाव नहीं दे रही थी क्योंकि दिल सिर्फ तारा से ही बातें कर रही थी। सान्याल ने अपने अवार्ड को लेकर सीधे दिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। वही होस्ट ने दूसरे एक सीनियर एक्टर को बुलाया और फिर उस सीनियर एक्टर ने सभी से कहा, और दूसरा अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर। आज तक इस अवार्ड पर सिर्फ एक ही रानी राज किया करती थी। ये सुनते ही कायरा माथुर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपनी जगह से उठते हुए सभी की तरफ अपना हाथ वेव करने लगी। सभी कायरा को देखकर जोर जोर से हूटिंग करने लगे। वही दिल के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोली, ये कायरा इतनी ओवर एक्टिंग करती है। इसकी ओवर एक्टिंग मूवीज में तो दिखती है, पर रियल लाइफ में भी ये एक नंबर की ड्रामेबाज है। उछल तो ऐसे रही है जैसे ये अवार्ड इसे ही मिलने जा रहा है। तभी तारा दिल को शांत करते हुए बोली, दिल मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए। आप इस तरह गुस्सा मत करिए, वरना आपके फैंस आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आप कितनों की क्रश है, इसलिए अपनी पोजीशन मेंटेन बनाकर रखिए। दिल ने फिर अपने चेहरे पर झूठी स्माइल बरकरार की और वो अभी कुछ कहती, तभी वहां सान्याल आया। सान्याल को देखते ही दिल उसे घूरते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस सान्याल, आखिर तुम्हें इतने वक्त बाद ये अवार्ड मिल ही गया। सान्याल ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दिल, और मुझे खुशी तब मिलेगी जब तुम्हें भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा। इसके जवाब में दिल मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स ये अवार्ड मुझे ही मिलेगा। और अभी दिल कह ही रही थी कि तभी उस सीनियर एक्टर ने स्टेज पर मौजूद माइक में कहा, एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू दिल मित्तल। जैसे ही दिल ने अपना नाम सुना उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं मौजूद सान्याल भी दिल को देखकर मुस्कुराने लगा। बाकी सभी भी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इधर कायरा माथुर, जो अपनी जगह से अवार्ड लेने के लिए खड़ी हो ही रही थी कि जैसे ही उसने दिल का नाम सुना, उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया और वो एकटक दिल को घूरने लगी। दिल मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ी और अपना अवार्ड अपने हाथों में लेते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ सभी से बोली, सालों पहले मैं जब मुंबई आई थी तो मुझे खुद पर इतना तो कॉन्फिडेंट था कि मैं अपने टैलेंट से इस फिल्म इंडस्ट्री में एक पोजीशन जरूर बना लूंगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल जाएगा। जबकि अभी तक इस अवार्ड पर मिस कायरा माथुर राज किया करती थी।
पर कायरा इस बार मुझे माफ कर दो क्योंकि इस बार इस अवार्ड पर दिल मित्तल राज करेगी। ये कहते हुए दिल ने उस अवार्ड पर एक किस कर ली। वही कायरा का चेहरा गुस्से से भर गया और वो अपने दांत पीसने लगी। दिल के कॉन्फिडेंस और उसकी सुंदरता को देखकर वहां मौजूद सभी बस उसे घूरे ही जा रहे थे। कुछ सीनियर एक्टर और मौजूद कुछ बिजनेसमैन दिल को कुछ अलग ही नजरों से देख रहे थे। वही दिल को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो अपना अवार्ड लेकर सीधे स्टेज से नीचे आ गई। तभी तुरंत सभी उसे जाकर कंग्रेचुलेशन बोलने लगे। दिल ने सभी को थैंक यू कहा और फिर आखिर में सान्याल आया और बोला, फाइनली दिल तुमने भी अपने नाम इस अवार्ड को कर लिया। अब हम दोनों ऑन स्क्रीन बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस है। इस पर दिल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, या यू आर राइट एंड मैं आज बहुत खुश हूँ। तभी सान्याल ने कहा, तो फिर चलो आज हम पार्टी करते हैं। इस पर दिल ने भी एक्साइटेड होकर कहा, ऑफ कोर्स आज तो मैं सारी रात पार्टी करूंगी और सारी रात ड्रिंक करूंगी, क्योंकि आज मेरा सपना पूरा हुआ है। तभी तारा आगे आते हुए बोली, नहीं मैम आप सारी रात ड्रिंक नहीं कर सकती, कल आपको शूट पर भी जाना है। ये सुनकर दिल उसे घूरते हुए बोली, तुम मेरी असिस्टेंट हो, मेरी कोई मॉम नहीं हो जो मुझे बात बात पर सिखाती रहती हो। अब दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे पार्टी करने जाना है। ये कहकर दिल ने सान्याल की तरफ देखा और बोली, लेट्स गो सान्याल। सान्याल भी मुस्कुराते हुए दिल के साथ बाहर निकल गया। बाहर मीडिया वालों ने सान्याल और दिल दोनों को घेर लिया और दोनों से सवाल करने लगे। सान्याल और दिल दोनों ने मीडिया वालों के सवालों का जवाब दिया और फिर कुछ ही देर में गार्ड्स ने आकर मीडिया वालों को दूर किया। सान्याल और दिल दोनों एक ही कार से सीधे फेमस क्लब की तरफ बढ़ गए। कुछ देर में ब्लू हेवन क्लब के बाहर सान्याल ने अपनी कार रोकी और दिल सान्याल के साथ बाहर निकलकर उस क्लब के अंदर गई। वो क्लब सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस के लिए ही था। बाहरी कोई भी मेंबर उस क्लब के अंदर नहीं आ सकता था और ना ही वहां मीडिया को एलो किया गया था। इस वजह से वो दोनों ही इजीली क्लब के अंदर गए और ड्रिंक करने लगे। वहां और भी एक्टर और एक्ट्रेस मौजूद थे जो सान्याल और दिल को देखकर उन्हें कंग्रेचुलेशन बोलने लगे। कुछ देर इसी तरह बीत गया और फिर दिल ने सान्याल से कहा, आई हैव टू गो, मुझे वॉशरूम जाना है। इसके जवाब में सान्याल ने कहा, या शो पर जल्दी आना, क्योंकि आज की इस क्लब पार्टी की तुम जान हो। इस पर दिल जो हल्के नशे में थी वो मुस्कुराते हुए बोली, या मैं जल्दी आती हूँ। उसके बाद दिल वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो वॉशरूम में आई और फ्रेश होने लगी। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर जाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे घूर रहा है। ये एहसास होते ही दिल तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर दिल धीरे से बोली, क्या अभी यहाँ कोई था? क्या क्लब से कोई स्टाफ था यहाँ? क्वोट। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। दिल ने उसे इग्नोर किया और फिर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही थी। दिल एक बार फिर से अपनी जगह रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन अभी भी वहां कोई नहीं दिखा। ये देख दिल गुस्से से बोली, कौन है मुझे जो स्टॉक कर रहा है? सामने आओ, देखो मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। तुम सब सिर्फ मुझ जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस का पीछा करते हो और फोटोज क्लिक करते हो और फिर मीडिया में जाकर अलग अलग तरह की गॉसिप बनाते हो। इसलिए जो कोई भी हो सामने आओ, क्योंकि यहाँ मीडिया वालों को एलो नहीं है और अगर यहाँ कोई मीडिया वाला है तो उसका लाइसेंस बैन हो सकता है। चुपचाप सामने आओ। लेकिन दिल की बातों का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल ने फिर चिढ़कर खुद से ही कहा, शायद मैंने ज्यादा पी ली है, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। ये कह दिल कॉरिडोर की तरफ से जाने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अब दिल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अपनी जगह एकदम से रुक गई। दिल को अचानक से अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। दिल का शरीर एक पल के लिए सिहर उठा और वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए बोली, क
कौन है मेरे पीछे? प्लीज सामने आओ, इस तरह मुझे स्टॉक करके कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, पर दिल को अपनी गर्दन और शोल्डर पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। दिल को काफी अजीब महसूस होने लगा और वो हिम्मत करते हुए गुस्से के साथ पीछे मुड़ी, लेकिन उसी वक्त किसी ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया और दिल का चेहरा दीवार से सट गया। दिल पीछे मुड़कर उस इंसान को देखना चाहती थी, लेकिन तभी वो इंसान दिल के कान में अपनी गहरी आवाज में बोला, इतनी जल्दी है तुम्हें मुझे देखने की माय हार्ट। उस आवाज को सुनते ही दिल एकदम से शॉक्ड हो गई और ना समझी में बोली, कौन हो तुम? और तुमने मुझे पकड़ क्यों रखा है? मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। ये कह दिल जबरदस्ती पीछे मुड़ने लगी, लेकिन तभी उस इंसान ने दिल को और भी टाइटली पकड़ा और उसके कान को बाइट करते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, बहुत जल्द तुम मेरा चेहरा भी देख लोगी और मुझे करीब से महसूस भी कर लोगी, लेकिन अभी मुझे ये स्टॉकिंग गेम खेलने में मजा आ रहा है, तुम्हें अभी इसी तरह मेरे लिए तड़पना होगा। बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, तुम सक्सेस हो चुकी हो और बहुत खूबसूरत भी। ये कहते हुए उस इंसान ने दिल की गर्दन पर जोर से बाइट किया। दिल एकदम से चीख उठी और तभी उस इंसान ने उसे छोड़ दिया। दिल अपनी गर्दन पर जोर जोर से अपने हाथों को रब करने लगी। उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था और वो गुस्से से पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बाइट किया। लेकिन अचानक से वो चुप हो गई और आसपास हैरानी से देखने लगी। वहां कोई नहीं था। ये देखकर दिल शॉक्ड होकर बोली, पर यहाँ तो अभी कोई था और उसने मुझे बाइट भी किया, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गया। CH5 लव बाइट्स। जैसे ही दिल पीछे मुड़कर कॉरिडोर में देखने लगी, लेकिन वहां किसी को ना पाकर वो हैरान हो गई और हैरानी से बोली, व्हाट द हेल? अभी अभी तो वो इंसान यही था, अचानक से कहां जा सकता है? आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? दिल ने अपने गर्दन को टच किया। वहां पर अभी भी बाइट के ताजा निशान थे, जिन्हें फील करके दिल ने कसकर अपनी आंखें मीच ली और गुस्से से बोली, ये मेरा कोई इल्यूजन नहीं था और ना ही मैंने ज्यादा पी रखी है। ये जरूर कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है और सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, लेकिन ये जो कोई भी है, अगर एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए गुस्से से दिल अपने गर्दन पर बने उस लव बाइट को रब करने लगी। लेकिन तभी वो सिसक उठी और बोली, उस इंसान ने इतनी जोर का बाइट किया है, मुझे लगता है वो इंसान नहीं बल्कि कोई डॉगी था, जो इस तरह का बाइट करता है। दिल चिढ़कर वापस क्लब में आई और तभी सान्याल उसे देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? दिल तुम ठीक तो हो? तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? तभी दिल गुस्से से ड्रिंक करते हुए बोली, कोई स्टूपिड मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि दिल मित्तल इतनी आसानी से उसके बहकावे में आ जाएगी। ये सुन, सान्याल ने गुस्से से कहा, कौन है वो? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके दिलों पर राज करने वाली दिल मित्तल के साथ ऐसा करने की? उसको इस तरह रिएक्ट करते देख दिल चिढ़कर बोली, सान्याल मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है तुम भी उन प्रैंक करने वालों में से एक हो। ये सुनते ही सान्याल चुप हो गया और तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं दिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कभी तुम्हारे साथ प्रैंक करने की कोशिश नहीं की और ना ही मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया है। दिल ने गुस्से से कहा, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हो? देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी लाइफ में लड़कों के लिए नो एंट्री है। 25 साल की उम्र मैंने बिना किसी रिलेशनशिप में आए गुजारी और बाकी की बची 25 साल उसे भी मैं ऐसे ही गुजार दूंगी और फिर 50 साल के बाद मर जाऊंगी, लेकिन कभी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी, इसलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है, मुझे दूरी बना कर रहो। ये कह दिल सान्याल से दूर जाकर ड्रिंक करने लगी तो वही सान्याल दिल की सारी बातें सुनकर खामोश रहा और उसे ड्रिंक करते हुए देखता रहा।
कुछ घंटे बाद तारा हड़बड़ी के साथ क्लब में आई और वो बार काउंटर पास दिल को देख तुरंत उसे संभालते हुए बोली, मैम मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि आप इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करेगी, कल आपको सूट पर भी जाना है और अब आप ऐसे नशे में धुत हैं कि कल तक कैसे हैंगओवर उतरेगा। ये कहते हुए तारा दिल को संभालते हुए उसे लेकर क्लब से बाहर जाने लगी। लेकिन दिल अपनी नशीली आवाज में बोली, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। दिल मित्तल ने जो कुछ भी किया है आज तक अकेले दम पर किया है और वो आगे जो भी करेगी अकेले दम पर करेगी, दूर हो जाओ मुझसे। ये कह दिल ने तारा को दूर धक्का दे दिया। तारा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। वही दिल अपने नशे की हालत में लड़खड़ाते कदमों से क्लब के बाहर जाने लगी। लेकिन तारा जल्दी से उठी और वापस से दिल की तरह बढ़ते हुए बोली, मेमा संभालिए खुद को, आपने बहुत ज्यादा पी रखी है और अभी हमें सिर्फ और सिर्फ घर चलना चाहिए। ये कह तारा ने वापस से दिल को संभालना चाहा, लेकिन दिल ने फिर से तारों को धक्का दे दिया। इस बार तारा थोड़ी दूर जाकर गिरी। तारा दिल से छोटी थी और वो दिल को संभाल नहीं पा रही थी। दिल अपनी नशीली हालत में क्लब से बाहर निकल गई। ठंडी हवाएं चल रही थी जो दिल के चेहरे से होकर गुजर रही थी। दिल ने अपनी बाहें फैलाए ऊपर आसमान में देखते हुए चिल्लाते हुए बोली, दिल मित्तल इज द बेस्ट। दिल मित्तल वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेस है। ये कहते हुए दिल जोर जोर से ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए चिल्ला रही थी। आसपास के लोग उसे बस चुपचाप देख रहे थे। गनीमत ये थी कि वहां मीडिया वाले नहीं थे, वरना दिल की ये सारी हरकतें कल न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में आने वाली थी। दिल रोड पर खड़ी अभी भी चिल्ला रही थी कि एक कार तेजी से उसके तरफ से गुजरी और एक फ्लैशलाइट दिल के चेहरे पर पड़ी। दिल की आंखें चमक गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाते हुए बोली, अबे ओ अंधे, दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी सुपरस्टार सामने खड़ी है। तभी वो कार दिल के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसके पीछे कुछ और भी कार थी जो कतार से रुक गई। अंदर कार में बैक सीट पर बैठा शख्स दिल की आवाज सुन सामने ड्राइवर से गुस्से में बोला, कौन है ये और रोड पर इस तरह क्यों चिल्ला रही है? तुम्हें पता है ना कि हमें डील के लिए लेट हो रहा है, इसे साइड करो और चलो यहाँ से। ड्राइवर ने तुरंत अपना सिर हिलाया और वो कार से बाहर निकलकर दिल की तरफ बढ़ गया। दिल अभी भी नशे की हालत में चिल्लाए जा रही थी। तभी ड्राइवर ने कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज, आप दूसरे साइड में जाकर जो करना हो करिए। यहाँ पर हमें लेट हो रहा है, हमारा रास्ता छोड़िए। तभी दिल ने अपने नशीली आंखों से उस ड्राइवर को देखा। दिल काफी खूबसूरत थी, जिससे ड्राइवर भी एक सेकंड के लिए दिल को बस देखता रह गया। तभी दिल आगे बढ़ी और उसने एक तेज पंच ड्राइवर के मुंह पर मार दिया। ड्राइवर एकदम से चौंक गया और सीधे जमीन पर जा गिरा। कार में बैठा शख्स ये देख अपनी भौहें में चढ़ा लिया और दूसरे ही पल गुस्से के साथ कार से बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही गार्ड भी तुरंत बाहर आकर खड़े हो गए। वो इंसान जो बिजनेस सूट में था, उसने उनको हाथ दिखाकर वही रोक दिया और अपने तेज कदमों से दिल की तरफ बढ़ा। दिल जो ड्राइवर की तरफ गुस्से से बढ़ रही थी, तभी वो इंसान आगे आया और उससे भारी आवाज में बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्राइवर पर हाथ उठाने की? दिल जो अपने पंच को घुमाकर अभी मारने जा रही थी कि तभी उस शख्स ने दिल के हाथ को पकड़ लिया। दिल ने अपनी नशीली नजरों से उस शख्स की आंखों में देखा। उस शख्स की काली आंखें इस वक्त दिल को घूरे जा रही थी, लेकिन दिल की नजरों को देखते ही उसकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया और वो बस दिल को गौर से देखने लगा। दिल नशे की हालत में बड़बड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? दिल मित्तल को आज तक किसी ने नहीं छुआ, तुम्हारी इतनी औकात, तुमने मुझे छुआ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहते हुए दिल ने अपने दूसरे हाथों का पंच बनाया और वो उस शख्स के चेहरे पर मारती कि तभी उस शख्स ने उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लिया और गहरी आवाज में बोला, दिल मित्तल तुम एक एक्ट्रेस हो राइट? दिल पूरे इंडिया में फेमस थी, उसे हर इंसान जानता था एक एक्ट्रेस के तौर पर।
सामने खड़ा शख्स भी दिल को पहचानते हुए अजीब मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें मैंने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह तुम मुझे बीच रास्ते में मिलेगी। हमारी मुलाकात काफी अच्छी रही। दिल को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाए जा रही थी, पर तभी वो शख्स दिल के और भी ज्यादा नजदीक आते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोबारा भी मिल सकते हैं, क्योंकि तुम असलियत में बहुत खूबसूरत हो। जितना कि तुम टीवी स्क्रीन पर नहीं लगती उतना तो अभी खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिल आ गया है। दिल मित्तल तुम पर, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। तभी दिल ने उस शख्स को दूर धक्का दिया और झल्लाते हुए बोली, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास भी मत आना। तुम सब मेरे साथ गेम खेल रहे हो। तुम सबको लगता है कि तुम दिल को हरा दोगे, लेकिन दिल मित्तल किसी से नहीं हारेगी। वो सबसे बेस्ट है। ये कहते हुए दिल पागलों की तरह से नशे में हंसने लगी। तो वही वो शख्स जो दिल के धक्का देने से 2 कदम दूर हुआ था। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम माहिर अग्निहोत्री को धक्का दोगी। जैसे ही दिल के कानों में अग्निहोत्री शब्द गया, अचानक से नशे में दिल के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। अब वो एक टक माहिर अग्निहोत्री को देखने लगी, जो इस वक्त उसे गुस्से से देख रहा था। CH6 फर्स्ट स्लीपी किस। 8-6 जैसे ही दिल के कानों में अग्निहोत्री शब्द गया, दिल एकदम शांत हो गई और वो गौर से माहिर अग्निहोत्री को देखने लगी। वही माहिर के चेहरे पर गुस्सा था और वो दिल को देखते हुए बोला, तुम एक एक्ट्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं हो। इतना घमंड तुम्हारे अंदर ठीक नहीं है। मैं माहिर अग्निहोत्री हूँ, इंडिया का टॉप बिजनेसमैन। मेरे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसलिए मेरे अंडर में रहो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। दिल आगे बढ़ी और उसने माहिर अग्निहोत्री की कॉलर को पकड़ते हुए अपनी नशीली आवाज में बोली, कहाँ है वो? कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। क्या वो मिला नहीं अभी तक? क्या वो आज भी गायब है? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसको देखना है। प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलो। माहिर दिल की ये बात सुन, उसे घूर कर देखते हुए बोला, ये तुम किसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हें किसके पास लेकर चलूं? और कौन नहीं मिला अभी तक? लेकिन दिल वापस से बोली, मुझे उससे मिलना है। तुम अग्निहोत्री हो और वो भी अग्निहोत्री था, मुझे उससे मिलना है। प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलो, मुझे उसे देखना है। माहिर ने गुस्से के साथ दिल के हाथों को अपनी कॉलर से हटाया और बोला, तुम पूरी तरह नशे में धुत हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, क्या कर रही हो। तुम्हें अभी सिर्फ घर जाना चाहिए और जो तुमने मेरे साथ किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कह माहिर ने गुस्से के साथ दिल को खुद से दूर कर दिया। दिल नशे में थी, जिस वजह से वो 2 कदम लड़खड़ा गई और चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे उससे मिलना है। वो कहाँ है? क्या वो अभी तक मिला नहीं? मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे उसके पास लेकर चलो। ये कहते हुए दिल वही नशे की हालत में रोड पर ही बैठ गई। माहिर बस एक टक दिल को देखे जा रहा था। तभी वहां पर तारा भागते हुए आई और वहां का नजारा देखकर शॉक्ड हो गई। वो तुरंत दिल के पास गई और उसे संभालते हुए बोली, मैम कैसी हालत कर ली आपने अपनी? और आप बीच रोड पर क्या कर रही हैं? प्लीज आप घर चलिए, आपको इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। आपसे ड्रिंक डाइजेस्ट नहीं होती। तारा जबरदस्ती दिल को ऊपर उठाने लगी। वहीं दिल बस चुपचाप तारा के कंधे पर सिर रखकर चल रही थी। तारा उसे संभालते हुए कार की तरफ ले जा रही थी। तभी पीछे से माहिर की आवाज आई, अपनी मैडम को संभाल कर रखो और इसे ड्रिंक मत करने दिया करो, क्योंकि जिस तरह ड्रिंक करने के बाद ये बिहेव करती है, उससे कोई भी इसका गलत फायदा उठा सकता है। तारा माहिर की बात सुन अपनी जगह रुक गई और माहिर की तरफ मुड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। माहिर ने एक नजर दिल को घूरा और फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया।
इधर तारा दिल को कार में लेकर आई। उसे उसने कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग करने लगी। दिल इस वक्त सीट पर अपना सर टिकाए नशे में कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसे सुन तारा परेशान होते हुए बोली, ये मैम को आखिर हो क्या जाता है जब जब ये ड्रिंक करती है तो पता नहीं किससे मिलने की बात करती रहती है। आखिर हुआ क्या इनके पास्ट में, और आखिर वो है कौन जिसके बारे में ये नशे में होने पर बड़बड़ाती रहती हैं, और होश में आने पर पूछो तो उल्टा मुझे ही कह देती है कि मैंने ड्रिंक कर रखी है। ऐसा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। मैम भी ना, मैं कैसे संभालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तारा तेजी से ड्राइव करने लगी। कुछ ही देर में तारा ने अपनी कार विला के बाहर रोकी। वो दिल को संभालते हुए अंदर ले गई। तारा ने दिल को उसके रूम में बेड पर सुलाया। दिल अब तक पूरी तरह नशे में डूब चुकी थी, इसलिए वो नींद में भी चली गई। दिल को सुलाने के बाद तारा ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और गहरी सांस लेकर बोली, भले ही मैम कहने को 25 साल की हैं और हम सभी से सीनियर है, लेकिन ये नशे में बिल्कुल बच्ची बन जाती हैं, जिसे ना तो किसी की फिक्र और ना ही किसी की डर, खुलकर अपने मन की करती हैं। लेकिन उस इंसान ने बिल्कुल ठीक कहा, नशे में होने पर मैम का कोई भी फायदा उठा सकता है, इसलिए अब मुझे ही पूरा ध्यान रखना होगा कि मैम आगे से ड्रिंक ना करें, और सान्याल सर के पास भी मुझे कॉल करना होगा। पता नहीं मैम ने नशे में सान्याल सर के साथ क्या किया होगा। ये सब सोचते हुए तारा ने लाइट्स ऑफ की और वो रूम से बाहर निकल गई। अब रूम में अंधेरा कायम था, विंडो से चांद की रोशनी दिल के खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। तभी किसी की परछाई उसके चेहरे पर पड़ी। दिल गहरी नींद में थी और एक हाथ दिल के चेहरे पर रेंगने लगा। दिल हल्के से कसमसा उठी, लेकिन उसने करवट बदलना चाहा, पर किसी ने उसे शोल्डर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और दिल के चेहरे को एकटक गौर से देखने लगा। उस इंसान की नीली आंखें दिल के गोरे चेहरे पर एकटक टिकी हुई थी। तभी उस इंसान ने दिल के बालों को उसकी गर्दन की तरफ से साइड किया और उस पर बने लव बाइट्स को देख स्मर्क किया। वो फिर नीचे झुका और उस पर अपने होंठ रख दिए। ठंडे होठ अपनी गर्दन पर महसूस होते ही दिल एकदम से कसमसा गई और अपने हाथों में ब्लैंकेट को भींच ली। लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली, वो बस उसी तरह खामोशी से लेटी रही। वही वो अंधेरे में मौजूद इंसान दिल के पूरे गर्दन पर किस कर रहा था। कुछ देर की किस के बाद वो इंसान दिल से दूर हुआ। वो दिल के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए डीप वॉइस में बोला, यू आर माइन हार्ट, तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो, और जिंदगी में आने वाले हर पलों में तुम मेरी रहोगी। ये कहते हुए उस इंसान ने दिल के नाजुक होठों को अपनी उंगलियों से टच किया और उसी के साथ नीचे झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। दिल एक बार फिर कसमसा उठी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद रही। वो इंसान अपनी नीली आंखों से दिल को घूरते हुए धीरे धीरे उसे किस कर रहा था। कुछ देर बाद वो इंसान दिल से अलग हुआ और अपने होठों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हें किस करूंगा, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है मेरे पोजेशन की, जिसमें प्यार का कोई नामोनिशान नहीं रहेगा। बस रहेगा तो सिर्फ मेरा आवारापन तुम्हारे लिए। वो इंसान एविल की तरह मुस्कुराने लगा। दिल इन सब से अनजान अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अगली सुबह धूप दिल के चेहरे पर पड़ी, जिससे दिल ने कसमसाकर अपनी आंखें खोली। उसने यौन किया और उठकर बेड पर बैठ गई। लेकिन तभी उसने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, ओ गॉड, मेरा सर इतना फट क्यों रहा है, इतना दर्द क्यों रहा है मेरे सिर में। तभी गेट खुला और तारा अपने हाथों में हैंगओवर सूप लेकर अंदर आते हुए बोली, वो इसलिए मैम क्योंकि कल आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और आपने सान्याल सर के साथ भी बहुत रूड बिहेव किया। आई थिंक आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए तारा अंदर आई और हैंगओवर सूप को दिल के आगे कर दिया। दिल ने ये सुनकर हैंगओवर सूप का पहला सिप लिया और बिना एक्सप्रेशन बोली, मैंने सान्याल के साथ कोई रूड बिहेव नहीं किया। वो मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था, उसे लगता है कि वो मेरे ऊपर चांस मारेगा।
आज के जमाने में सिंगल होना बहुत बड़ी बात होती है और मैं 25 साल से सिंगल हूँ, तो उसे क्या लगता है कि दिल मित्तल की ये सिंगुलैरिटी उसके लिए है इम्पॉसिबल। ये कहते हुए दिल ने वापस से सूप पिया। उसकी बात सुन तारा बोली, मैम मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन सान्याल सर आपके को एक्टर हैं और अभी आप उनके साथ शूट कर रही हैं, तो आई थिंक अभी आपको उनसे बनाकर चलनी चाहिए, जिससे कि आपको शूटिंग में प्रॉब्लम ना हो। दिल ने तारा को घूरा और बोली, मुझे पता है कि मैं किसके साथ कंफर्टेबल होती हूँ और किसके साथ नहीं, और सान्याल एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो मेरी खूबसूरती में पागल हो रहा है, जिससे उसे बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली और उसे ये बात समझनी चाहिए। ये सुन तारा चुप हो गई। तभी अचानक से तारा की नजर दिल की गर्दन और होठों पर गई, जिसे देखते ही तारा हैरान हो गई और हैरानी से बोली, मैम क्या आपको शराब का साइड इफेक्ट हुआ है? दिल सूप का सिप लेते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? शराब का साइड इफेक्ट क्यों होगा मुझे? तारा जल्दबाजी में बोली, आप अपनी गर्दन पर देखिए और आप अपने होठों को देखिए, ये कितने सूजे हुए लाल हो गए हैं, आपकी गर्दन पर काफी ज्यादा बाइट के निशान है, ऐसा लग रहा है जैसे रात भर किसी ने आपको काटा हो। रात भर किसी ने काटा हो? ये सुनते ही दिल के हाथ रुक गए। वो तुरंत मिरर में शॉक होकर खुद की गर्दन और होठों को देखने लगी। उसकी पूरे गर्दन पर लव बाइट्स के निशान भरे हुए थे और उसके होंठ भी बिल्कुल सूजे हुए बैलून की तरह लग रहे थे, जिन्हें देख दिल खुद से शॉक्ड होकर बोली, इसका मतलब वॉशरूम में जो मुझसे मिला था और जिसने मुझे तब बाइट किया था, वो कल मेरे रूम में था और कल नशे की हालत में उसने मेरे साथ ये सब किया। ये सोचते ही दूसरे पल दिल का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने गुस्से में आकर अपने हाथों में पकड़े सूप के बाउल को सीधे फ्लो पर पटक दिया। तारा डरते हुए तुरंत 2 कदम पीछे हो गई। CH7 आई वॉन्ट यू हार्ट। दिल के गुस्से को देखकर तारा 2 कदम पीछे हो गई। वही दिल गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आखिर कौन है? कौन कर रहा है मेरे साथ ऐसा? कल वॉशरूम में भी मेरे साथ यही हुआ था और आज भी मेरे साथ यही हुआ। आखिर कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है? क्यों नहीं आता सामने? दिल को इतने गुस्से में देख तारा ने हिम्मत करते हुए कहा, मैम प्लीज पहले आप शांत हो जाइए। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, और आप वॉशरूम की कौन सी बात कर रही है? क्या हुआ था वॉशरूम में? और ये सब क्या शराब के साइड इफेक्ट नहीं है? क्या ये किसी ने जानबूझकर किया है? इस पर दिल गुस्से से तारा की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम अंधी हो या फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? क्या सच में तुम्हें शराब का साइड इफेक्ट लग रहा है? तुम्हें मेरे गर्दन और होठों पर दांत के निशान नहीं दिख रहे हैं? जैसे ही दिल ने ये कहा, तारा ध्यान से दिल की गर्दन और होठों पर देखने लगी, जहां सच में दांत के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने दिल के गर्दन और होठों को काटा हो। तारा हैरानी से बोली, ओह या मैम, अभी मुझे समझ आया, ये तो किसी के बाइट के निशान है, लेकिन ये कौन कर सकता है? और आपका विला तो चारों तरफ से सिक्योरिटी से भरा है, फिर कौन यहाँ घुसकर ऐसे घटिया काम कर सकता है? मुझे लगता है कि हमें अपना सिक्योरिटी सिस्टम और भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। अब आप काफी ज्यादा फेमस हो गई है, पूरे इंडिया में आपको सभी जानते हैं और कल आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है, तो मुझे लगता है कि अब आपके दुश्मन भी बढ़ गए हैं। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और ऐसी घटिया चाल चलेंगे। आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा मैम। मैं अभी आपके मैनेजर से बात करती हूँ, वही कुछ आइडिया निकाल पाएंगे। ये सुनते ही दिल ने गुस्से से कहा, मैनेजर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा मैटर है, इसे मैं खुद से हैंडल करूंगी और ये जो कोई भी है उसे तो मैं ढूंढ कर रहूंगी। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और उसने नींद में मुझे किस करने की कोशिश की। इसके लिए तो नई उसे माफ नहीं करूंगी। आज तक मैंने किसी को छुआ भी नहीं और उस इंसान ने मुझे किस कर लिया। मेरे ईगो को हट पहुंचाया है उसने। एक बार वो मेरे सामने आ जाए फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
ये कहते हुए दिल बेड से उठी और सीधे वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वहीं तारा ये सब सुनकर कुछ देर तक चुप रही और फिर दिल को रोकते हुए बोली, मैम मुझे एक बात समझ नहीं आई। आखिर वॉशरूम में क्या हुआ था? आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। इस पर दिल के कदम रुक गए और वो तारा को घूरते हुए बोली, जो इंसान यहाँ आया था और जिसने मेरी हालत ऐसी की, वही इंसान मुझे वॉशरूम में भी मिला था। वहां भी उसने मुझे बाइट किया था और उस वक्त मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी और वो अचानक से कहीं गायब हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा है ये जरूर मेरा कोई दुश्मन कर रहा है। ये सुनकर तारा कुछ सोचते हुए बोली, मैम कहीं ये कायरा माथुर तो नहीं करवा रही है? क्योंकि जो मूवी उसे मिलने वाली थी अचानक से उसके डायरेक्टर ने आपके साथ उस मूवी को साइन कर लिया और कल जो अवार्ड उसे मिलना था वो अवार्ड आपको मिल गया। मुझे लगता है कायरा मथुर ही ये सब कुछ जानबूझकर आपके साथ करवा रही है, जिससे कि आपका दिमागी बैलेंस हिल जाए और पागलों की तरह हरकतें करने लगे। क्योंकि जिस तरह आपके साथ हो रहा है उस तरह तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। दिल ने ये सुना तो वो कुछ देर तक खामोश हो गई और फिर गहरी सांस लेकर बोली, अगर ये सब कायरा माथुर करवा रही है तो उसे पागल होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि दिल मित्तल के अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत है। इतने सालों में मैंने सेल्फ कंट्रोल ही सीखा है, लेकिन वो अपने हाथ से पागल होगी और उसे अपने किए की सजा मिलेगी, कहकर वो सीधे वॉशरूम में चली गई और उसने कुछ सोचते हुए किसी के पास कॉल डायल कर दिया। इधर दूसरी तरफ मुंबई शहर के बीचों बीच पोश एरिया में बने बड़े से अग्निहोत्री पैलेस के गेट के बाहर मर्सिडीज कार आकर रुकी। गार्ड ने कार का गेट ओपन किया, जिसमें से माहिर अग्निहोत्री अपने कोट के बटन खोलते हुए बाहर निकला। वो अपने तेज कदमों से पैलेस के अंदर बढ़ गया। पैलेस के अंदर आते ही सोफे पर बैठे सुदेश अग्निहोत्री माहिर को रोकते हुए बोले, माहिर तुम रात भर कहाँ थे? क्या तुम अपनी बिजनेस मीटिंग में गए हुए थे? माहिर के कदम रुक गए और वो सुदेश अग्निहोत्री की तरफ देखते हुए बोला, हाँ दादू मैं मीटिंग में गया हुआ था और अब मैं वापस आ गया हूँ तो वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। आपको उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सुदेश ने ये सुनकर अपना सिर हिला दिया। तभी वहां अंगूरी अग्निहोत्री आई और वो माहिर को देखते हुए बोली, माहिर बेटा कुछ वक्त हमारे पास भी बिता लिया करो। तुम्हें तो पता है ना कि हमारे पास अब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए प्लीज ये ऑफिस का काम ऑफिस में ही किया करो, घर पर सिर्फ हमसे बातें किया करो। अंगूरी अग्निहोत्री की बात सुनकर माहिर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ा और अंगूरी को हग करते हुए बोला, दादी आप क्यों उदास हो रहे हो? मेरा सारा वक्त आप सभी के लिए है और मुझे पता है कि मेरे अलावा आपके पास कोई भी नहीं है। इसलिए आप फिक्र मत करिए, मैं आप सबको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ और भी प्रोजेक्ट है चाइना में। मैं बिजी रह रहा हूँ, इसलिए अभी मैं आपको इतना वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर अंगूरी में उदासी से अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से बोली, भले ही हम इतने अमीर हैं और हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। हमारे बच्चे ही हमें वक्त नहीं दे पाए, फिर इतनी अमीरी का क्या फायदा? तभी सुदेश अंगूरी को देखते हुए बोले, अंगूरी तुम इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो रही हो? माहिर अपना काम ही तो कर रहा है, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और वो हर वीकेंड पर हमें अपना टाइम भी देता है। इस पर अंगूरी ने कुछ भी नहीं कहा और फिर माहिर मुस्कुराते हुए वहां से रूम में चला गया। उसके जाने के बाद अंगूरी सुदेश के पास आई और अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोली, इतने साल बीत गए, क्या अभी तक उसका नामो निशान नहीं मिला आपको? सुदेश उस वक्त अपने टैब में कुछ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही अंगूरी ने ये बात कही सुदेश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अंगूरी के तरफ देखते हुए बोले, अंगूरी क्या तुम अभी भी उसके वापस आने के इंतजार में हो? अंगूरी की आंखों में आंसू आ गए। वो सुदेश को देखते हुए बोली, हाँ मैं कल भी उसके वापस आने के इंतजार में थी और आज भी उसके वापस आने के इंतजार में हूँ और मैं जब तक मर नहीं जाती तब तक उसका इंतजार करूंगी। ये सुनकर सुदेश गुस्से से बोले, तुम्हें पता है ना कि हमने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा?
हमने जमीन आसमान एक कर दिया उसे ढूंढने में, लेकिन उसका कहीं ता पता नहीं चला, और अब तुम ऐसे मरने की बात मत करो। उम्मीद छोड़ दो कि वो मिलेगा भी, क्योंकि उस बात को बीते 10 साल हो गए हैं और अब मैं भी उन सबको भूल जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अंगूरी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आपके सीने में दिल नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकती, और आज भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जरूर वापस आएगा। भले ही आप उसे भूल जाइए, पर मैं अपने मलंग को कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर अंगूरी उठकर वहां से चली गई। वहीं सुदेश बस अंगूरी को देखते रह गए। इधर दूसरी तरफ विला में दिल रेडी होकर नीचे हॉल में आई तो उस वक्त वहां पर एक 28 साल का इंसान बैठा हुआ था, जिसके साथ तारा कुछ बात कर रही थी। उस इंसान को देखकर दिल ने कहा, मिस्टर सरस, आप यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? सरस दिल को देखकर अपनी जगह से उठा और बोला, दिल, मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्या तुम मुझे खुद से बताना चाहोगी, या तुम्हारा मैनेजर होने के नाते मैं खुद ही उसके बारे में पता लगाऊं? ये सुनते ही दिल गुस्से से तारा की तरफ देखने लगी। वही तारा दिल की गुस्से भरी नजरों को पाकर घबराते हुए जल्दी से बोली, मैम, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती, और मैनेजर सर जरूर कोई ना कोई उस मुसीबत का हाल बता देंगे। प्लीज मैम, मुझ पर गुस्सा मत करिए, मैं सिर्फ आपका अच्छा चाहती हूँ। दिल अपने दांत पीसते हुए बोली, लेकिन ये मैटर मुझसे रिलेटेड था। ये ना तो मेरी शूटिंग से रिलेटेड है और ना ही कंपनी से रिलेटेड है, तो इसमें मैनेजर क्या करेंगे? ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल से दूर रखती हूँ। क्या तुम्हें इतनी सी बात आज तक पता नहीं चली मेरे बारे में? तारा चुप हो गई और उसने सिर्फ अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी सरस आगे बढ़ते हुए बोले, दिल, तारा पर गुस्सा करना छोड़ दो और साफ साफ बताओ, आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर ये तुम्हारा कोई दुश्मन करवा रहा है। वो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में दिल बाहर जाते हुए बोली, मुझे दुश्मनों से डर नहीं लगता, और अगर ये दुश्मन कर रहे हैं तो उनके साथ दुश्मनी करने में मजा आएगा, और अब मैं अपने शूटिंग पर जा रही हूँ। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। ये कहकर दिल बाहर निकल गई। वही तारा भी तुरंत दिल के पीछे पीछे जाते हुए सरस से बोली, मैनेजर सर, मैं आपको टेक्स्ट में सारी बातें बता दूंगी, फिर आप जो कुछ एक्शन लेना होगा आप ले लीजिएगा। इस पर सरस ने अपना सिर हिला दिया और फिर तारा भी वहां से निकल गई। कुछ देर बाद लोखंड वाला शूटिंग लोकेशन। इस वक्त स्विमिंग पूल एरिया के पास शूट हो रहा था। दिल स्विमिंग कॉस्ट्यूम में स्विमिंग पूल के अंदर जा रही थी और सभी कैमरे के फोकस उसके चेहरे पर थे। सान्याल ऑलरेडी स्विमिंग पूल में मौजूद था और उसने प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाया। दिल ने भी प्यार से सान्याल के हाथों में अपने हाथ दे दिए। सान्याल ने से अपने करीब खींच लिया। दिल उसके सीने से जा लगी और प्यार से बोली, बेबी, क्या तुम इतना डेस्परेट हो मुझे अपना बनाने के लिए? इस पर सान्याल एक्टिंग करते हुए मुस्कुरा कर बोला, यस डार्लिंग, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हूँ, और आई बैडली वांट यू नाउ। ये कहकर सान्याल ने दिल को अपने और भी ज्यादा करीब खींच लिया। लेकिन इस वक्त दिल सान्याल से दूर जाते हुए बोली, प्लीज मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। तभी डायरेक्टर ने कट की आवाज दी। दिल उससे दूर हुई। सान्याल भी दिल से दूर होते हुए बोला, दिल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम आज इतना ज्यादा रीटेक क्यों ले रही हो? इस पर दिल स्विमिंग पूल से बाहर जाते हुए बोली, आई डोंट नो, पर मुझे लगता है कल रात के ड्रिंक की वजह से मेरा हैंगओवर अभी भी नहीं उतरा है, इसलिए मैं सीन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हूँ। ये कहकर वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल गई और फिर तारा ने तुरंत उसे टॉवल दिया। वही दिल टॉवल लेकर सीधे चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सान्याल बस एक टक दिल को जाते हुए देखता रहा। इधर दिल चेंजिंग रूम में आई और वो अपने कपड़े चेंज करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसके दोनों हाथ को पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया और दिल का मुंह सीधे दीवार से सट गया। अचानक से उस टच को पहचानते हुए दिल गुस्से से चिल्लाई, तुम फिर से वापस आ गए।
इस बार तो मैं तुम्हारा चेहरा देखकर रहूंगी और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये कहकर दिल गुस्से से खुद को छुड़ाने लगी। लेकिन तभी उसके कान में उस इंसान ने अपनी डीप वॉइस में कहा, तुम इस तरह सबके करीब मत जाया करो। तुम्हारा दूसरों के करीब जाना मेरे अंदर की आग को जला देता है। मैं तुम्हें सिर्फ अपने करीब देखना चाहता हूँ। अगर तुम किसी और के करीब गई तो मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें कोई और देखता है या फिर छूता है तो मैं पागल हो जाता हूँ। उस इंसान ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। हुडी में सिर्फ उसकी नीली आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो अपनी नीली आंखों से दिल की गर्दन को देखते हुए बोला, यू नो व्हाट हार्ट, तुम्हारी ये शार्प नेक मेरी पोजेशन बन गई। इसे मैं बाइट करना चाहता हूँ। ये कह उस हुडी वाले लड़के ने पर एक बार फिर से दिल की गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया। दिल दोबारा से बुरी तरह चीख पड़ी। अंडरस्को गाइस, जल्दी हाई एमाना सामना होगा। CH8 You have to tolerate heart। दिल की एक बार फिर से चीख निकल गई और इस बार वो गुस्से से चिल्लाई, मुझे इस तरह बाइट करना बंद करो और कौन हो तुम? सामने आओ। अगर तुम मेरे कोई दुश्मन हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि दोस्त तुम हो नहीं सकते। इस तरह मुंह छुपाना बंद करो और दम है तो सामने आओ। ये कह दिल अपने हाथों को उस इंसान से छुड़ाने लगी। वो स्ट्रगल कर रही थी। तभी वो इंसान उसके कान में हंसते हुए बोला, मैं चाहे तुम्हारी नजरों के सामने रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहूंगी और बहुत जल्द मैं तुम्हारी आंखों के सामने आऊंगा। लेकिन अभी तुम्हें मुझे इसी तरह टॉलरेट करना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। इतने साल मैंने गुजार दिए तुम्हारे बगैर, अब मैं तुम्हारे बहुत नजदीक रहना चाहता हूँ। इतने नजदीक कि हमारे बीच हवा भी आ जा ना पाए। दिल शॉक्ड हो गई और शॉक होकर बोली, व्हाट द हेल, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें सालों से नहीं जानती और तुम मुझे सालों से कैसे जानते हो? देखो कौन हो तुम, साफ साफ बताओ। अगर तुमने अपने मुंह से मुझे बता दिया तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पर उस लड़के ने उसके कान को बाइट करते हुए कहा, ये तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर मुझे इसी तरह पकड़े खड़ी रहो और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ इसी तरह दो जिस्म एक जान बनकर जुड़ा रहूं। ये सुनते ही दिल का पूरा दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से से चिल्लाई, ये बचकानी बातें करना बंद करो। दिल मित्तल कोई मजाक नहीं है। आज तक मैंने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो? चुपचाप मेरी नजरों के सामने आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर दिल गुस्से से मुड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी चेंजिंग रूम की लाइट बंद हो गई। ये देखते ही दिल गुस्से से चिल्लाई, अब इस लाइट को क्या हुआ? लाइट ऑन करो, कोई मेरी बात सुन भी रहा है? दिल ये सब कह रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे छोड़ दिया है। ये एहसास होते ही दिल गुस्से से पीछे मुड़ी और उस वक्त लाइट ऑन हुई। लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर दिल शॉक्ड हो गई और कुछ सेकंड तक अपनी जगह खड़ी रही। दूसरे पल वो गुस्से से आसपास देखते हुए बोली, ये लड़का फिर से गायब हो गया। आखिर ये है कौन? और इसने ऐसा क्यों कहा कि सालों से दूर रहा हूँ? मेरा किसी के साथ सालों पहले या आज तक कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहा है। आखिर ये है कौन जो मुझे इस तरह परेशान करने की कोशिश कर रहा है? ये कहते हुए दिल ने अपनी गर्दन को धीरे से छुआ। उसकी गर्दन लगातार बाइट करने से लगभग घायल हो चुकी थी। दिल गुस्से से बोली, उसकी आवाज सुनकर मुझे इतना तो पता चल गया, कोई लड़का है जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़का काफी कम एज का है, तभी वो इस तरह बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। वो एक बार मेरे सामने आ जाए, बस कच्चा चबा जाऊंगी। तभी चेंजिंग रूम का डोर लॉक हुआ और तारा अंदर आते हुए बोली, मैम अभी आपको और कितना वक्त लगेगा? शूट के लिए लेट हो रहा है। डायरेक्टर सर ने आपको जल्दी बुलाया है।
हालांकि ये कहते हुए तारा ने जब दिल को गौर से देखा तो वो ना समझी में बोली, मैम क्या हुआ आपको? आप ठीक है? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? इसके जवाब में दिल चिढ़कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से और मैं कुछ देर में आ रही हूँ। दिल की गुस्से से भरी आवाज सुनकर तारा कुछ नहीं कह पाई और वो बस चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद दिल रेडी होकर वापस शूट पर आई और सान्याल के साथ उसका शूट शुरू हुआ। इस बार दिल ने रिटेक नहीं लिया और कुछ देर में शूट खत्म हुआ। अब तक शाम हो चुकी थी। जब डायरेक्टर ने बैकअप कहा तब दिल तारा से बोली, इंदौर का शूट खत्म हुआ। नेक्स्ट शूट आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए मेरी पैकिंग कर दो क्योंकि कल ही मैं स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। इस पर तारा ने अपना सिर हिला दिया और फिर दिल चेंज करने चली गई। कुछ दिन बाद वो चेंज करके आई तो सान्याल ने दिल से कहा, दिल तुम्हारी तबीयत तो आज ठीक है ना? मुझे आज तुम कुछ बदली हुई सी लग रही हो। क्या बात है? क्या तुम मुझे बताओगी? इसके जवाब में दिल अपना फोन ऑन करके बोली, नथिंग, मैं शूट के बारे में सोच रही थी। बाकी मैं ठीक हूँ और रही बात शूट की तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि कल ड्रिंक ज्यादा कर लेने की वजह से आज मुझे शूट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। इस पर सान्याल गौर से दिल को देखता रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा और फिर दिल अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करने लगी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन पर शो हो रहे नंबर को देखकर दिल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो साइड में गई और कॉल पिक करते हुए बोली, आपने मुझे कॉल क्यों किया? क्या मैं आपको याद भी हूँ? इसके जवाब में उधर से आवाज आई, दिल तुम भले ही आज एक काबिल एक्ट्रेस बन गई हो, लेकिन भूलो मत कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और जिंदगी भर तुम्हारा बाप ही रहूंगा, जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसने तुम्हें इस लायक बनाया, इसलिए मुझसे ऊंची आवाज में बात मत किया करो। ये सुनते ही दिल ने गुस्से से कहा, क्या कहा आपने? आपने मुझे इस काबिल बनाया है मिस्टर मित्तल। आप शायद भूल गए हैं कि आपने तो मुझे घर से ही निकाल दिया था और मैं अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंची हूँ। कोई भी नहीं कह सकता कि किसी ने भी मेरी हेल्प की है यहाँ तक पहुंचने में। जो भी किया खुद के दम पर किया, इसलिए आप बस इतना बताइए कि आपने मुझे क्यों कॉल किया है। उधर से मिस्टर मित्तल ने कहा, दिल तुम्हारी उम्र 25 साल हो गई है और तुम अभी तक सिंगल हो। तुम्हारी बड़ी बहन की भी शादी तय हो गई है, उसकी कुछ वक्त में शादी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब शादी कर लो। शादी सुनते ही दिल हंसते हुए बोली, ओह मिस्टर मित्तल, आपको लगता है कि आप मुझे शादी के लिए बोलेंगे और मैं तुरंत राजी हो जाऊंगी? इस पर मल्हार की आवाज आई, मुझे पता है तुम इतनी आसानी से शादी के लिए राजी नहीं होगी, लेकिन अपनी उम्र देखो। तुम्हारी उम्र की लड़कियों के अब तक दो दो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन तुमने अभी तक शादी तक नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम शादी कर लो। और तुम अब एक एक्ट्रेस हो। तुमसे शादी करने के लिए तो कितने सारे बिजनेसमैन, एक्टर होंगे और बहुत सारे रिश्ते तो मेरे पास खुद आते हैं तुम्हारे लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। तभी दिल गुस्से से बोली, अगर आपने बकवास कर ली हो तो मैं क्या कॉल कट कर सकती हूँ, क्योंकि सच कहूँ अभी मुझे आपकी ये बकवास सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये सुनते ही उधर से मल्हार ने गुस्से से कहा, दिल तुम बहुत पछताओगी। इस पर दिल ने कुछ नहीं कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद वो गुस्से से खुद से बोली, आखिर इन्होंने मुझे समझ क्या रखा है? उनकी बड़ी बेटी उनकी सारी बातें आंख बंद करके मान लेती है, तो इन्हें क्या लगता है कि मैं भी इसी तरह करूंगी? अपनी बड़ी बेटी को इन्होंने पालतू कुत्ता बना दिया है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी में अपने अकॉर्डिंग जीऊंगी। मेरा जब मन आएगा मैं तब शादी करूंगी, और मुझे शादी क्यों करनी? शादी करके मैं दूसरों की गुलामी नहीं करूंगी, बल्कि बिना शादी किए ही ऐसी जिंदगी भर जीऊंगी। ये कहते हुए दिल शूट एरिया से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ अग्निहोत्री पैलेस में स्टडी रूम में माहिर अपनी चेयर पर लीन होकर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसकी आंखों के सामने इस वक्त सिर्फ दिल का नशे की हालत में चेहरा घूम रहा था।
दिल के चेहरे को याद करते हुए उसके चेहरे पर डीप स्माइल थी। उसने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में बोला, सच में तुमने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरे ऊपर, कि अब मैं तुम्हारे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह पा रहा हूँ और ना ही तुम्हें बिना सोचे 1 सेकंड जी पा रहा हूँ। आखिर क्या हो तुम दिल मित्तल। वाकई तुम सभी के दिलों पर राज करती हो और अब तुमने मेरे दिल पर भी अपना घर बना लिया है। तुम्हें पाना ही अब मेरा मकसद है और तुम्हें अब मेरा होना ही पड़ेगा। ये कहते हुए माहिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी अजीब सी आवाज पूरे स्टडी रूम में गूंज उठी। तभी उस स्टडी रूम का डोर नॉक हुआ। माहिर ने सर्द आवाज में कहा, कम इन। अंदर उसका असिस्टेंट आया। वो उसके सामने फाइल करते हुए बोला, बॉस ये दिल मित्तल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। हालांकि उनकी इंफॉर्मेशन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो काफी लो प्रोफाइल रहती हैं, इसलिए हमें जो भी मिला हमने कलेक्ट कर लिया। ये शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस पर माहिर ने उस फाइल में दिल की एक एक डिटेल पढ़नी शुरू की। उन सभी को पढ़ते हुए माहिर चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वो बोला, ओह तो इसका मतलब वो अभी तक सिंगल है। ना तो उसका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था और ना ही प्रेजेंट में, फिर तो मेरे लिए बहुत आसान होगा उसे पाना। उसका फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, वो काफी वर्कहोलिक है और हार्ड वर्किंग भी गुड। मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी। तभी असिस्टेंट माहिर को देखकर धीरे से बोला, सॉरी टू से बॉस, लेकिन आपको जितना आसान लग रहा है उतना आसान कुछ है नहीं। दिल मित्तल के बारे में मैंने बहुत सारे र्यूमर्स भी सुने हैं। र्यूमर्स सुनकर माहिर असिस्टेंट को घूर कर बोला, कैसे र्यूमर्स? क्या उसका कोई र्यूमर बॉयफ्रेंड है? इसके जवाब में असिस्टेंट ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं बल्कि कोई भी अगर उसके साथ रिलेशनशिप में आता है या फिर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, कुछ वक्त में उसकी मौत हो जाती है और वो ज्यादा दिन तक दिल मित्तल के साथ ना तो रिलेशनशिप में रह पाता है और ना ही दोस्ती कर पाता है। सब तो कहते हैं कि उस शख्स की मौत खुद दिल मित्तल करवाती है जिससे कि इंडस्ट्री में सब उससे डर कर रहे। माहिर ने ये सुना तो वो कुछ सोच में पड़ गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला क्यों किसी का खून करवाएगी? मुझे लगता है ये सिर्फ अफवाह ही है, इसके अलावा कुछ नहीं और मुझे मरने से डर नहीं लगता। अगर वो मुझ पर हमले भी करवाएगी तो भी मैं उसके सारे हमलों का जवाब दूंगा और इसे आखिर में पालूंगा। माहिर की ये बात सुनकर असिस्टेंट ने अपना सिर हिला दिया और फिर बोला, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने इसके बारे में पता किया था। सभी यही कहते हैं कि कोई भी दिल मित्तल से दोस्ती करने में या रिलेशनशिप में जाने से बहुत डरता है क्योंकि अचानक से उन सभी की मौत हो जाती है। अब पता नहीं ये मौत खुद दिल मित्तल करवाती है या कोई और। इसके बारे में भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप दिल मित्तल के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। तभी माहिर गुस्से से बोला, अब दफा हो जाओ यहाँ से। इस पर असिस्टेंट तुरंत डरते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद माहिर दिल की फोटो को गौर से देखने लगा और उसके होठों को टच करते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो मैं मौत से भी लड़ सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी आऊंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां भी दूंगा। ये कहते हुए माहिर के चेहरे पर गहरी स्माइल थी। इधर दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में शूट होने की वजह से दिल सान्याल तारा के साथ रात को ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल गई। CH9 दिल और मलन का मिलना। अगली सुबह स्विट्जरलैंड गैलेक्सी विला। इस वक्त उस आलीशान से गैलेक्सी विला में शूटिंग चल रही थी। दिल स्विमिंग पूल के रिलैक्सिंग चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में लेमन जूस था, आंखों पर ब्लू गॉगल्स लगे हुए थे और वो लेमन जूस पीते हुए सान्याल को स्विमिंग पूल में स्विम करते हुए देख रही थी। सान्याल की नजरें भी दिल के ऊपर थी। तभी सान्याल स्विमिंग पूल से ही तेज आवाज में बोला, बेबी मेरे पास आओ। तुम्हारे बिना ये स्विमिंग पूल मुझे अधूरा लग रहा है। इस पर दिल मुस्कुराते हुए एक्टिंग करते हुए बोली, बेबी हमने ऑलरेडी कई बार स्विमिंग कर ली है। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ।
ये सुनकर सान्याल गुस्से की एक्टिंग करते हुए स्विमिंग पूल से बाहर निकला और दिल की तरफ बढ़ते हुए बोला, बेबी मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम अपने घर नहीं जाओगी। फिर तुम क्यों अपने घर जाने की जिद कर रही हो? इस पर दिल ने उदासी से कहा, लेकिन जान मुझे घर तो जाना होगा। मैं यहाँ कब तक रहूंगी? तभी सान्याल ने गुस्से के साथ दिल के बालों को कसकर पकड़ लिया। दिल चीख पड़ी। तभी डायरेक्टर ने कट कहा। सान्याल और दिल एक दूसरे से अलग हुए और फिर मेकअप आर्टिस्ट सान्याल और दिल का टच अप करने लगी। तभी सान्याल ने दिल से पूछा, दिल क्या आज हम बर्फ देखने चले? उस पर दिल ने जवाब दिया, मैं फ्री नहीं हूँ सान्याल। ये सुनकर सान्याल ने कहा, लेकिन यहाँ तुम्हें कौन सा काम है? यहाँ जब तक हम हैं तब तक थोड़ा बहुत घूम ही सकते हैं। वैसे भी शूट हमारा काफी अच्छे लोकेशन पर है। इसके जवाब में दिल सोचते हुए बोली, ऑलराइट वैसे भी मैं आजकल कुछ ज्यादा ही काम का प्रेशर ले रही हूँ। इसलिए शायद मुझे इल्यूजन्स आ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा खुद के मन को रिलैक्स करना होगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दिल ने मन ही मन कहा, उस लड़के से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अभी के लिए मुझे खुद को रिलैक्स करना होगा, तभी मैं उस लड़के के बारे में कुछ ठीक से सोच पाऊंगी, क्योंकि मैं उसे खुद को इस तरह परेशान करने नहीं दे सकती। आज का शूट खत्म हुआ। इस गैलेक्सी विला में सान्याल और दिल दोनों एक साथ रुके हुए थे। दिल इस वक्त अपने रूम में थी और वो बर्फ देखने जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने एक ओवरसाइज ब्लैक लेदर कोट डाल रखा था, गले में स्कार्फ बांध रखा था और पैरों में लॉन्ग बूट पहन रखे थे। उसकी लंबी पर्सनैलिटी काफी अलग लग रही थी। दिल ने अपना फोन उठाया और वो बाहर जाने लगी, लेकिन इस वक्त उसके फोन में एक मैसेज आया। दिल ने जब मैसेज चेक किया तो वो अपनी जगह रुक गई और कुछ सोचते हुए बोली, ये कौन सा वेल विशर है मेरा? और मेरी फोन पर अननोन नंबर से मैसेज कब से आने लगे? ये कहते हुए दिल ने जोर से बोला, तारा यहाँ आओ। तारा जो साइड रूम में थी वो दिल के चिल्लाने की आवाज से तुरंत भागते हुए दिल के पास आई। दिल ने गुस्से से कहा, मेरे फोन पर मैसेज कब से आने लगे? इस पर तारा ना समझी में बोली, मैम ये क्या कह रही है आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आपके फोन पर भला अननोन नंबर से मैसेज क्यों आएंगे? जो भी आता है उसे मैं और मैनेजर सर हैंडल करते हैं। आपकी लाइफ और आपका फोन पूरा प्राइवेट है। इसके जवाब में दिल गुस्से से बोली, अगर मेरी लाइफ और मेरा फोन प्राइवेट है तो फिर ये मैसेज क्या कर रहा है मेरे फोन में? ये कहकर दिल ने तारा के आगे अपना फोन किया। तारा ने जैसे उस मैसेज को पढ़ा वो शॉक्ड हो गई और हड़बड़ी के साथ बोली, ऐसा मैसेज कौन कर सकता है आपके पास मैम? ये कहते हुए तारा ने वापस से मैसेज को पढ़ा जिसमें लिखा था, हॉट बहुत जल्द हम आमने सामने आने वाले हैं और आई एम ईजिली वेटिंग फॉर यू। इस मैसेज को पढ़कर तारा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जवाब दें। तभी वहां सामने आ रहे सान्याल को देखकर फिर दिल ने अपने दांत पीसते हुए धीरे से तारा से कहा, जब तक मैं वापस आऊं तब तक ये पता लगा लेना कि आखिर ये मैसेज मुझे किसने भेजा है। समझी? इस पर तारा ने तुरंत अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिला दिया। इसके बाद दिल सान्याल के साथ वहां से स्नो देखने के लिए निकल गई। कुछ देर बाद सान्याल और दिल दोनों एक साथ स्नो फन पार्क जंगफ्रॉजेक पहुंच गए। दिल ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। वहां चारों तरफ इस वक्त बर्फ ही बर्फ थी और वो पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ था। वहां बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद थे जो बर्फ के साथ खेल रहे थे। ये सब देखते हुए दिल ने धीरे से कहा, जब से मैं एक्टिंग करियर में आई, मैंने लगभग जीना ही छोड़ दिया। लेकिन आज ये सब देखते हुए मुझे अपनी जिंदगी जीने का दिल कर रहा है। सान्याल दिल के हाथ को पकड़ते हुए बोला, फिर चलो मैं तुम्हारे साथ आज तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। कहते हुए वो जबरदस्ती दिल को खींचते हुए बर्फ के पास ले गया और उसके ऊपर बर्फ फेंकने लगा। इस पर दिल ने उसे पकड़ा और फिर वो भी उसके साथ बर्फ फेंकते हुए मस्ती करने लगी। लेकिन दिल इन सब से अनजान कि कोई उसे दूर खड़ा अपनी नीली गुस्से भरी आंखों से उसे सान्याल के साथ बर्फ खेलते हुए देख रहा था।
इस वक्त उस हुडी वाले इंसान की सिर्फ आंखें दिख रही थी। चेहरे पर मास्क था लेकिन आंखों में भरा गुस्सा साफ जाहिर कर रहा था कि वो इस वक्त सान्याल को दिल के साथ देखकर गुस्से से खौल रहा था। अब तक शाम हो चुकी थी और सान्याल अभी भी दिल के साथ बर्फ में मस्ती कर रहा था। दिल भी काफी खुश लग रही थी, तभी अचानक से दिल का पर फिसला। जिस एरिया में वो थी वो काफी स्लीपिंग एरिया था। जैसे उसका पर फैसला वो स्लिप करते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। नीचे जंगल एरिया था। जैसे ही सान्याल ने दिल को ऐसे गिरते देखा वो जोर से चिल्लाया, दिल। वही दिल भी कुछ देर के लिए समझ नहीं पाई थी और वो बस स्लिप होते हुए नीचे गिरने लगी। सान्याल हड़बड़ाहट के साथ आसपास देखने लगा। दिल को किसी तरह बचाने की कोशिश करने लगा लेकिन वहां ज्यादा लोग नहीं थे। सान्याल जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, दिल तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, नीचे सिर्फ जंगल ही है, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम घबराना मत, फिक्र मत करो, मैं बस आ रहा हूँ। सान्याल ये कहे जा रहा था तो वही दिल फिसलते हुए बर्फ की गहराई में जा रही थी। उसे काफी ठंड लग रही थी। सान्याल की आंखों से दिल ओझल हो गई। ये देख सान्याल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने गार्ड के पास कॉल लगाया। वहीं कुछ देर बाद दिल एक पेड़ के पास अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। इस वक्त उसका चेहरा ठंड से सफेद पड़ गया था। वो बेहोशी की हालत में थी। तभी किसी ने उसके चेहरे को थपथपाया। उस इंसान के गर्म हाथ अपने ठंडे चेहरे पर महसूस होते ही दिल की आंखें फड़फड़ाने लगी। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नजरें सबसे पहले उन नीली नजरों से मिली। दिल कुछ देर तक खामोश लेटी रही और गौर से उन नीली नजरों को देखते रही। उसके सामने इस वक्त लगभग 20 साल का एक लड़का था। उसकी स्किन काफी वाइट थी, उसके भूरे बाल थे, आंखें बिल्कुल नीली थी। वो दिखने में किसी फॉरेनर की तरह लग रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। बस वो दिल को गौर से देखे जा रहा था। तभी दिल की आंखों में चमक आई। वो धीरे से बोली, शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। लेकिन उस लड़के ने कुछ नहीं कहा। ये देख, दिल किसी तरह संभली और उठकर बैठ गई। लेकिन तभी वो ठंड से कांपने लगी और तुरंत अपने आप को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, एक्चुअली मैं स्लिप होके नीचे आ गई, लेकिन मैं तुम्हें शायद जानती हूँ, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है और मैं काफी वक्त पहले से तुम्हें जानती हूँ। क्या तुम अपना नाम बताओगे? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया और दिल के हाथ को पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाने लगा। ये देख दिल को बहुत अजीब लगा। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हे बॉय, पहले अपना नाम बताओ। क्या जो मैं सोच रही हूँ तुम वही हो? अगर तुम वही हुए तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम बचपन में कहाँ गायब हो गए थे? अचानक से तुम्हारा फेस बचपन वाले बच्चे से बहुत मिलता जुलता है। मैं शायद तुम्हें पहचान गई। तुम जरूर मलंग अग्निहोत्री हो ना? जैसे ही दिल ने ये कहा, उस लड़के के कदम अपनी जगह रुक गए। वही दिल अब उस लड़के के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अंडरस्को लो करवा दिया मेल मिलाप, रोलिंग ऑन द फ्लो लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लो लाफिंग। CH9 दिल और मलंग का मिलना। अगली सुबह स्विट्जरलैंड, गैलेक्सी विला। इस वक्त उस आलीशान से गैलेक्सी विला में शूटिंग चल रही थी। दिल स्विमिंग पूल के रिलैक्सिंग चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में लेमन जूस था, आंखों पर ब्लू गॉगल्स लगे हुए थे और वो लेमन जूस पीते हुए सान्याल को स्विमिंग पूल में स्विम करते हुए देख रही थी। सान्याल की नजरें भी दिल के ऊपर थी। तभी सान्याल स्विमिंग पूल से ही तेज आवाज में बोला, बेबी मेरे पास आओ। तुम्हारे बिना ये स्विमिंग पूल मुझे अधूरा लग रहा है। इस पर दिल मुस्कुराते हुए एक्टिंग करते हुए बोली, बेबी हमने ऑलरेडी कई बार स्विमिंग कर ली है। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर सान्याल गुस्से की एक्टिंग करते हुए स्विमिंग पूल से बाहर निकला और दिल की तरफ बढ़ते हुए बोला, बेबी मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम अपने घर नहीं जाओगी।
फिर तुम क्यों अपने घर जाने की जिद कर रही हो? इस पर दिल ने उदासी से कहा, लेकिन जान मुझे घर तो जाना होगा। मैं यहाँ कब तक रहूंगी? तभी सान्याल ने गुस्से के साथ दिल के बालों को कसकर पकड़ लिया। दिल चीख पड़ी। तभी डायरेक्टर ने कट कहा। सान्याल और दिल एक दूसरे से अलग हुए और फिर मेकअप आर्टिस्ट सान्याल और दिल का टच अप करने लगी। तभी सान्याल ने दिल से पूछा, दिल क्या आज हम बर्फ देखने चले? उस पर दिल ने जवाब दिया, मैं फ्री नहीं हूँ सान्याल। ये सुनकर सान्याल ने कहा, लेकिन यहाँ तुम्हें कौन सा काम है? यहाँ जब तक हम हैं तब तक थोड़ा बहुत घूम ही सकते हैं। वैसे भी शूट हमारा काफी अच्छे लोकेशन पर है। इसके जवाब में दिल सोचते हुए बोली, ऑलराइट, वैसे भी मैं आजकल कुछ ज्यादा ही काम का प्रेशर ले रही हूँ, इसलिए शायद मुझे इल्यूजन्स आ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा खुद के मन को रिलैक्स करना होगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दिल ने मन ही मन कहा, उस लड़के से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे खुद को रिलैक्स करना होगा, तभी मैं उस लड़के के बारे में कुछ ठीक से सोच पाऊंगी, क्योंकि मैं उसे खुद को इस तरह परेशान करने नहीं दे सकती। आज का शूट खत्म हुआ। इस गैलेक्सी विला में सान्याल और दिल दोनों एक साथ रुके हुए थे। दिल इस वक्त अपने रूम में थी और वो बर्फ देखने जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने एक ओवरसाइज ब्लैक लेदर कोट डाल रखा था, गले में स्कार्फ बांध रखा था और पैरों में लॉन्ग बूट पहन रखे थे। उसकी लंबी पर्सनैलिटी काफी अलग लग रही थी। दिल ने अपना फोन उठाया और वो बाहर जाने लगी, लेकिन इस वक्त उसके फोन में एक मैसेज आया। दिल ने जब मैसेज चेक किया तो वो अपनी जगह रुक गई और कुछ सोचते हुए बोली, ये कौन सा वेल विशर है मेरा? और मेरी फोन पर अननोन नंबर से मैसेज कब से आने लगे? ये कहते हुए दिल ने जोर से बोला, तारा यहाँ आओ। तारा जो साइड रूम में थी वो दिल के चिल्लाने की आवाज से तुरंत भागते हुए दिल के पास आई। दिल ने गुस्से से कहा, मेरे फोन पर मैसेज कब से आने लगे? इस पर तारा ना समझी में बोली, मैम ये क्या कह रही है आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आपके फोन पर भला अननोन नंबर से मैसेज क्यों आएंगे? जो भी आता है उसे मैं और मैनेजर सर हैंडल करते हैं। आपकी लाइफ और आपका फोन पूरा प्राइवेट है। इसके जवाब में दिल गुस्से से बोली, अगर मेरी लाइफ और मेरा फोन प्राइवेट है तो फिर ये मैसेज क्या कर रहा है मेरे फोन में? ये कहकर दिल ने तारा के आगे अपना फोन किया। तारा ने जैसे उस मैसेज को पढ़ा वो शॉक्ड हो गई और हड़बड़ी के साथ बोली, ऐसा मैसेज कौन कर सकता है आपके पास मैम? ये कहते हुए तारा ने वापस से मैसेज को पढ़ा जिसमें लिखा था, हॉट, बहुत जल्द हम आमने सामने आने वाले हैं और आई एम ईजिली वेटिंग फॉर यू। इस मैसेज को पढ़कर तारा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जवाब दें। तभी वहां सामने आ रहे सान्याल को देखकर फिर दिल ने अपने दांत पीसते हुए धीरे से तारा से कहा, जब तक मैं वापस आऊं तब तक ये पता लगा लेना कि आखिर ये मैसेज मुझे किसने भेजा है। समझी? इस पर तारा ने तुरंत अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिला दिया। इसके बाद दिल सान्याल के साथ वहां से स्नो देखने के लिए निकल गई। कुछ देर बाद सान्याल और दिल दोनों एक साथ स्नो फन पार्क जंगफ्रॉजेक पहुंच गए। दिल ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। वहां चारों तरफ इस वक्त बर्फ ही बर्फ थी और वो पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ था। वहां बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद थे जो बर्फ के साथ खेल रहे थे। ये सब देखते हुए दिल ने धीरे से कहा, जब से मैं एक्टिंग करियर में आई, मैंने लगभग जीना ही छोड़ दिया। लेकिन आज ये सब देखते हुए मुझे अपनी जिंदगी जीने का दिल कर रहा है। सान्याल दिल के हाथ को पकड़ते हुए बोला, फिर चलो मैं तुम्हारे साथ आज तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। कहते हुए वो जबरदस्ती दिल को खींचते हुए बर्फ के पास ले गया और उसके ऊपर बर्फ फेंकने लगा। इस पर दिल ने उसे पकड़ा और फिर वो भी उसके साथ बर्फ फेंकते हुए मस्ती करने लगी। लेकिन दिल इन सब से अनजान की कोई उसे दूर खड़ा अपनी नीली गुस्से भरी आंखों से उसे सान्याल के साथ बर्फ खेलते हुए देख रहा था। इस वक्त उस हुडी वाले इंसान की सिर्फ आंखें दिख रही थी। चेहरे पर मास्क था लेकिन आंखों में भरा गुस्सा साफ जाहिर कर रहा था कि वो इस वक्त सान्याल को दिल के साथ देखकर गुस्से से खौल रहा था।
अब तक शाम हो चुकी थी और सान्याल अभी भी दिल के साथ बर्फ में मस्ती कर रहा था। दिल भी काफी खुश लग रही थी, तभी अचानक से दिल का पर फिसला। जिस एरिया में वो थी वो काफी स्लीपिंग एरिया था। जैसे उसका पर फैसला वो स्लिप करते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। नीचे जंगल एरिया था। जैसे ही सान्याल ने दिल को ऐसे गिरते देखा वो जोर से चिल्लाया, दिल। वही दिल भी कुछ देर के लिए समझ नहीं पाई थी और वो बस स्लिप होते हुए नीचे गिरने लगी। सान्याल हड़बड़ाहट के साथ आसपास देखने लगा। दिल को किसी तरह बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां ज्यादा लोग नहीं थे। सान्याल जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, दिल तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, नीचे सिर्फ जंगल ही है, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम घबराना मत, फिक्र मत करो, मैं बस आ रहा हूँ। सान्याल ये कहे जा रहा था तो वही दिल फिसलते हुए बर्फ की गहराई में जा रही थी। उसे काफी ठंड लग रही थी। सान्याल की आंखों से दिल ओझल हो गई। ये देख सान्याल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने गार्ड के पास कॉल लगाया। वहीं कुछ देर बाद दिल एक पेड़ के पास अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। इस वक्त उसका चेहरा ठंड से सफेद पड़ गया था। वो बेहोशी की हालत में थी। तभी किसी ने उसके चेहरे को थपथपाया। उस इंसान के गर्म हाथ अपने ठंडे चेहरे पर महसूस होते ही दिल की आंखें फड़फड़ाने लगी। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नजरें सबसे पहले उन नीली नजरों से मिली। दिल कुछ देर तक खामोश लेटी रही और गौर से उन नीली नजरों को देखते रही। उसके सामने इस वक्त लगभग 20 साल का एक लड़का था। उसकी स्किन काफी वाइट थी, उसके भूरे बाल थे, आंखें बिल्कुल नीली थी। वो दिखने में किसी फॉरेनर की तरह लग रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। बस वो दिल को गौर से देखे जा रहा था। तभी दिल की आंखों में चमक आई। वो धीरे से बोली, शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। लेकिन उस लड़के ने कुछ नहीं कहा। ये देख, दिल किसी तरह संभली और उठकर बैठ गई। लेकिन तभी वो ठंड से कांपने लगी और तुरंत अपने आप को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, एक्चुअली मैं स्लिप होके नीचे आ गई, लेकिन मैं तुम्हें शायद जानती हूँ, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है और मैं काफी वक्त पहले से तुम्हें जानती हूँ। क्या तुम अपना नाम बताओगे? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया और दिल के हाथ को पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाने लगा। ये देख दिल को बहुत अजीब लगा। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हे बॉय, पहले अपना नाम बताओ। क्या जो मैं सोच रही हूँ तुम वही हो? अगर तुम वही हुए तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम बचपन में कहाँ गायब हो गए थे? अचानक से तुम्हारा फेस बचपन वाले बच्चे से बहुत मिलता जुलता है। मैं शायद तुम्हें पहचान गई। तुम जरूर मलंग अग्निहोत्री हो ना? जैसे ही दिल ने ये कहा, उस लड़के के कदम अपनी जगह रुक गए। वही दिल अब उस लड़के के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अंडरस्को लो करवा दिया मेल मिलाप, रोलिंग ऑन द फ्लो लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लो लाफिंग। अब कमेंट में बताना इसे म्यूट रखूं या ये कुछ बोलेगा भी।